नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष रंजन आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पीसीएस टाइम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। बुखार और खांसी के कारण मुझे बोलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और साथ ही 11 तारीख को दरोगा का मेंस भी देना है और बीपीएससी का मेंस भी मुझे देना है, जिसके कारण थोड़ा सा मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। तो कुछ लोगों का डिमांड था कि सर आप एनटीपीसी के लिए कुछ हमें बताएं कि एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें। एनटीपीसी की परीक्षा लगभग 15 दिसंबर को प्रस्तावित है कि 15 दिसंबर को होना है, तो इसके तैयारी के लिए कुछ लोगों का डिमांड था, तो इसके लिए मुझे लगा कि चलो मैं वीडियो बना देता हूँ। मैथ और रीजनिंग के लिए खास कर करके जो एनटीपीसी की सेट है, तो एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम है, एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम पढ़ने वाला है, इस एग्ज़ाम में पहले आप सेट प्रैक्टिस करें क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, लगभग 70-80 दिन ही आपके पास बचे हुए हैं। तो वो ज़रूरी टॉपिक का आप रिवीजन कर लें जीएस में, मैथ और रीजनिंग में, और साथ ही आप सेट प्रैक्टिस ज़्यादा करें क्योंकि सेट प्रैक्टिस के आधार पर ही आप बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के जो वीडियो में है, मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको कि सेट बनाएं तो घर पर किस तरह से बनाएं और तैयारी आप किस तरह से करें ताकि आप 80 दिन में बेहतर तैयारी कर सकें एनटीपीसी का। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने जो वॉल्यूम 1 का प्लेटफॉर्म प्रकाशन का, रुक्मिणी प्रकाशन का जो आता है प्लेटफॉर्म का, तो उसके लिए मैंने स्टेज 1 परीक्षा के लिए जो वॉल्यूम 1 है उसके सेट 1 के बारे में मैंने विस्तार से बताया है कि आप इस सेट प्रैक्टिस किस तरह से करें, और जिस तरह से मैंने पहला सेट को बताया है आप उसी तरह से सारे सेट पर काम करें। कोशिश करें कि आप इसी तरह से प्लानिंग बना काम करें और यकीन मानिए आप बेहतर नंबर उठा पाइएगा। और देखिए, मैथ और रीजनिंग इसमें 60 नंबर का लगभग आता है, तो आप ये तो कवर करने की कोशिश करें। साथ ही जीके जीएस जो एग्जाम में आते हैं आप उसे भी कवर करने की कोशिश करें। करंट अफेयर्स थोड़ा सा देख लें, साइंस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो चलिए वॉल्यूम 1 के पहला सेट को हम देखते हैं आज, है ना। उसके बारे में सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। देखिए, जो परीक्षा आप एनटीपीसी का देने वाले हैं वो सीबीटी 1 के नाम से जाना जाता है एनटीपीसी का। तो हम वॉल्यूम 1 के सेट 1 को आज उठाए हैं और इसकी चर्चा कर रहे हैं। सेट 1 में जो है मैथ में 3 पार्ट से सवाल आता है, आपको पता होगा, अर्थमेटिक, ग्राफ और एडवांस, जिसमें अर्थमेटिक से 31 क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राफ से 1 क्वेश्चन और एडवांस मैथ से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। अक्सर कभी कभी एडवांस से 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन ये दायरा इसका यही है, सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक से ही सवाल होते हैं। दूसरे नंबर पर हम रीजनिंग को लेते हैं, तो रीजनिंग यहाँ पर 26 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिए यहाँ पर सब मिलाकर के मैथ के 34 सवाल और रीजनिंग के 26 सवाल मिलाकर सेट 1 में कितने हैं, 60 क्वेश्चन पूछा गया है। उसी तरह से अब देखिए, अगर मैथ की बात कर लें तो इस 60 क्वेश्चन में से आपको मिनिमम मैथ और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन आपको कवर करना होगा। क्योंकि देखिए, आप अगर मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बेहतर स्कोर उठा सकते हैं, और अगर आप इसमें अच्छा स्कोर उठा लेते हैं तो बाकी के जो सब्जेक्ट है उसमें कम नंबर भी आपके आते हैं, तो आप बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अब जीएस के पार्ट्स को हम 3 भाग में यहाँ पर बांट चुके हैं। देखिए, एक आपका जनरल स्टडी पेपर है, दूसरा साइंस पेपर और तीसरा एक अदर पेपर में हमने इसे बांटा है। तो देखिए, जनरल जो स्टडी पेपर है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स को रखे हैं। तो हिस्ट्री से जो सेट 1 जो आपका पूछा गया है वॉल्यूम 1 का, उसमें हिस्ट्री से 9 क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चन, पोल साइंस से 3 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन। अगर सबको जोड़ दे तो कितने क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन। उसी तरह से अगर साइंस की बात करें तो फिजिक्स से 3 क्वेश्चन पूछ दिया गया है, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 4 क्वेश्चन पूछ दिया है। तो यानी सब मिलाकर के साइंस से कितने, 9 क्वेश्चन। और यहाँ पर जो अदर सब्जेक्ट में हम रखे हैं, ये देखिए अक्सर लोग क्या करते हैं, इस पोजीशन को छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखिए यहाँ पर नंबर उठाना बहुत आसान होता है क्योंकि यहाँ पर लिमिट है और कम पेज पढ़ना है। देखिए, करंट अफेयर्स 1 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी एनटीपीसी एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ दिए गए हैं। तो एक दायरा हम आपको बता रहे हैं, हम जितने भी सेट आपको बताएंगे, सेट 2, 3 जितने भी आएंगे, सबके बारे में हम एनालिसिस करके बताएंगे ताकि आप बेहतर उसके बारे में जानें और तैयारी करें। मिसलेनियस से देखिए 4 क्वेश्चन है, विविध पार्ट जो आप लूसेंट वगैरह से भी देख सकते हैं। स्पोर्ट्स से, खेलकूद से 3 क्वेश्चन पूछा गया है और कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। अगर करेंट, मिसलेनियस, स्पोर्ट्स और कंप्यूटर को जोड़ेंगे तो 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है।
आप जो जीएस पेपर है उसकी पहले तैयारी के लिए आप पहले बांट लें इस तरह से, और उसके बाद सेट जब मारे तो ये आकलन जरूर करें कि कौन से पार्ट में मेरा नंबर गिर जाता है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, 3 पार्ट में बटा हुआ है। देखिए हम बंटवारा किए हैं, तो तीनों पार्ट में देखिए कि कौन से पार्ट में मेरा नंबर गिर जाता है। और आप कोशिश कीजिए कि ये 40 क्वेश्चन जो सब मिला करके पूछा गया है तीनों पार्ट से, इसमें से 25 क्वेश्चन जरूर ले आएँ, कम से कम 25 सही कर लें। अगर आप जीएस पढ़ने में रुचि है तो आप ज़्यादा करें, और मैथ रीजनिंग अगर थोड़ा सा कम भी है तो काम चल जाएगा। देखिए अगर 100 क्वेश्चन है और अगर 55 और 25 आप जोड़ते हैं तो 80 नंबर हो जाते हैं। आप 75 से 80 नंबर भी लाएंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे, और ज़्यादा आप आशा रखिए कि आपका CBT 1 हो जाएगा, है ना। तो इसकी तैयारी के लिए आप जितने भी सेट, आप दूसरा सेट बनाएं तो दूसरा सेट में भी इसी तरह से एक योजना तैयार कर लें कि क्या क्या पूछा जा रहा है, उसमें मेरी पोजीशन कौन सी कमजोर है। देखिए अभी 80 दिन अगर बाकी है तो 80 दिन अभी बहुत काफ़ी लंबा टाइम है 80 दिन, और 80 दिन में आप चाहेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कम से कम 80 टॉपिक तो जरूर कवर कर सकते हैं, और मैथ रीजनिंग को रिवीजन भी कर सकते हैं। तो उतना में आप काफ़ी है रिजल्ट के लिए। अगर बढ़िया से आप 80 दिन भी तैयारी कर देंगे तो आपका रिजल्ट हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है NTPC की, मतलब आपको परेशानी होगा ज़्यादा। तो याद रखिए मैथ, रीजनिंग और जीएस को देखते हुए, सारे सब्जेक्ट को देखते हुए आपको 80 नंबर पुराना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सेट पहला का है, वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 1। उसी तरह सेट 2 का भी हम इसी तरह से बताएंगे, सेट 3 का भी बताएंगे। तो आप एक कॉपी में आंकड़ा लिखते जाएंगे, क्या क्या कितना पूछ रहा है। 9 इतिहास में से कितना हमसे बन रहा है, ज्योग्राफी 7 क्वेश्चन में से कितना बन रहा है हमसे, फिजिक्स केमिस्ट्री जो साइंस है उसमें से हमसे कितना सवाल बन रहा है। तो इससे आपको एक पता चलेगा, एक आंकड़ा पता चलेगा कि हमारी तैयारी कहाँ तक है ना। तो चलिए आज के वीडियो हम क्या करते हैं कि सेट 1 के जो सवाल हैं उसको देख लेते हैं। कोशिश करते हैं सेट 1 के सवालों को देखने का। देखिए इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। देखिए अब सवालों को देख लेते हैं, इन सब सवालों को। और सब खांसी अभी भी है मुझे, जिसके कारण बोलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसी कारण वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है मुझे। देखिए जो NTPC में मैथ और रीजनिंग के सवाल होते हैं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते या ज़्यादा हार्ड नहीं होता। अगर हर चैप्टर से आप 20 क्वेश्चन भी छाट करके आप बना जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप एक क्रैश कोर्स के साथ रिवीजन कर सकते हैं, और वो आपके लिए काफ़ी होगा। देखिए NTPC के पहला सवाल क्या पूछा है। सेट 1 को हम उठाए हैं, याद रखना है इस बात को कि हम सेट 1 को बता रहे हैं, और ये कौन सा है, वॉल्यूम 1 का, वॉल्यूम 1 का, ये बात ध्यान रखना है, रुक्मणी प्रकाशन का। देखिए तो सबसे पहला सवाल क्या पूछा है कि किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिल बेची गई है। ये आपसे एक ग्राफ दे दिया गया है, और उस ग्राफ में दर्शा दिया गया है कि कितना कब साइकिल कौन से दिन बेचा गया है, और वही आपसे पूछ दिया है कि बाद में कि गुरुवार से लेकर रविवार तक बताना है। तो गुरुवार से लेकर रविवार तक को जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर बुधवार के बाद बृहस्पतिवार दिया, तो बृहस्पतिवार को ही गुरुवार कहते हैं। तो गुरुवार का देखिए कि लाइनिंग काला वाला जो पूरा ग्राफ बना हुआ वो कहाँ तक गया है। तो देखिएगा कि जो गुरुवार का लाइनिंग है, ये पहला क्वेश्चन है आपका, गुरुवार का लाइनिंग 12 तक गया है। उसके बाद देखिएगा शुक्रवार का, तो शुक्रवार का देखिएगा ग्राफ कहाँ तक गया है, तो 10। अगर आपको दिक्कत हो रहा है देखने में तो देखिए इस तरह से ग्राफ गया। उसके बाद सामने देखना है कि सामने 10 के सामने क्या है बना हुआ, आपको इसे समझना है ना, आपको ग्राफ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए शुक्रवार का 10 है, तो 10 हम लिख लिए शुक्रवार का। उसके बाद शनिवार का देखेंगे कहाँ है, तो शनिवार का 6 और 8 के बीच में है, तो 6 और 8 के बीच में है, यानी 7 ले लेते हैं। और उसके बाद रविवार का जो है 10 और 12 के बीच में है, 10-12 के बीच में है तो 11 ले लेते हैं। अगर आप सबको ऐड करेंगे तो 12 और 10 22, 22-11 33 और 7 40 इसके आंसर हैं। आपसे सवाल में पूछा गया था कि रविवार से बृहस्पतिवार से रविवार तक कितना है, तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार सब मिला कितने 40 साइकिल बेचे गए। देखिए दूसरा सवाल, अब पहला सवाल क्लियर हो गया, दूसरा सवाल पर देखेंगे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएंगे तो आपका सेट ज़्यादा कवर कर पाएंगे, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए दूसरा सवाल क्या है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। कार्यकारी प्रमुख है यहाँ पर। देखिए ऐसे तो जो संघीय हमारी व्यवस्था है इसमें कार्यकारी प्रमुख कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है।
लेकिन हमारा वास्तविक कार्यपालिका जो होता है उसका प्रमुख जो कहलाता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। याद रखना है, अगर एक वर्ड आ जाए निहित कि कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है तो राष्ट्रपति, और बोला जाएगा कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन है तो प्रधानमंत्री, और राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। ये तीनों सवाल को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? दूसरा तो आपका कवर हो गया, जीएस का था, प्रधानमंत्री इसके आंसर है। इस दूसरे का आंसर है प्रधानमंत्री। देखिए तीसरा सवाल क्या है आपका? तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल है 16 के वर्गमूल। 16 के वर्गमूल, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग और एक संख्या 4 जिसका वर्ग करना है, वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 16। फिर से 16 का वर्गमूल और 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 और 16 का वर्गमूल कितना यहाँ पर आया? 4। कहता है गुणनफल बताइए इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? तो 16 चौक कितना? 64। तो 64 नंबर देखिए आपके बी नंबर ऑप्शन में बैठे हुए हैं 64, तो आपके आंसर हो जाएंगे बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा पर आएंगे। देखिए जहाँ पर दिक्कत अगर आपको होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उन चीज़ों में सुधार भी करेंगे, बता देंगे आपको, या अगले वीडियो में कोशिश करेंगे वो आपका क्लियर कर दें, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? चौथा क्वेश्चन में पूछा गया है, इस तरह से दिया गया है और लिखा गया है 1 - sin स्क्वायर थीटा भागा 1 - cos स्क्वायर थीटा। कहता है इसको हल कीजिए। तो देखिए त्रिकोणमिति का या अलजेब्रा का जो सवाल आएगा या ज्योमेट्रिक सवाल आता है, काफ़ी मतलब लो कैटेगरी का आता है रेलवे में, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अगर फार्मूला भी आप त्रिकोणमिति में याद रख लेंगे तो रेलवे एनटीपीसी का सवाल आप बना दीजिएगा, ज़्यादा ही हार्ड नहीं होता है। एसएससी जैसा उतना डीपली मैथ ये नहीं जाता है ना। देखिए तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला पर ही टिका हुआ मैथ होता है त्रिकोणमिति का, हो गया cos स्क्वायर थीटा। और भागा है तो भागा को हम बटा में लिख सकते हैं। और देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो ये भी फार्मूला है, 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट है तो अंडर रूट पूरा चढ़ा हुआ है। फिर से एक बार 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, भागा है तो बटा में दिए हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये भी फार्मूला है, cos स्क्वायर थीटा और बटा sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, रूट है, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया था, बच गया क्या? cot थीटा। तो इसके आंसर क्या होंगे? cot थीटा। ऑप्शन नंबर देखिए ए में आपका 4 का ए दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्या इसे आप देख लिए हैं, है ना, इसे मिटा देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये जीएस का सवाल है। क्वेश्चन नंबर कहता है यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है, तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसके तरंगदैर्घ्य पर क्या असर पड़ेगा? देखिए अगर आवृत्ति बढ़ती है तो तरंगदैर्घ्य घट जाता है। देखिए इसमें 3 बातें आई है, तरंग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य, ये तीनों को समझिए। देखिए तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है, एक प्रकार का कंपन होता है ना, एक प्रकार का कंपन होता है जो अपने माध्यम में जो उसके कण आते हैं उसको बिना मतलब स्थानांतरित किए हुए और अपने स्थान पर कंपन करता है, यही तरंग कहलाता है ना। अब देखिए इस बात को समझिए कि देखिए अब तरंग के बाद आवृत्ति की बात क्या है? आवृत्ति क्या है? मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेकेंड में जितना बार वो इस तरह से राउंड अपना सर्कल बना करके पार करेगा, जितना बार ये उसकी संख्या जो टोटल की आएगी वही संख्या इसकी आवृत्ति कहलाती है। यानी अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक चक्कर पूरा हुआ उसका, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक चक्कर पूरा हुआ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चक्कर पूरा हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर, तो ये आवृत्ति कहलाती है। इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए ऊपर का जो पॉइंट है वो श्रृंग कहलाता है और नीचे का पॉइंट जो है वो गर्त कहलाता है। तो ऊपर के श्रृंगों की दूरी या फिर गर्तों की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इस बात का ध्यान रखना है। तरंग क्या है? एक प्रकार का विक्षोभ है, एक प्रकार का कंपन है ना। और ये आवृत्ति क्या है? 1 सेकेंड में जितनी बार ये दूरी तय करेगी उसकी संख्या आवृत्ति कहलाती है। और तरंगदैर्घ्य हो गया श्रृंगों की दूरी या फिर गर्तों की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और जितना तय करने में इसको लगता है ये आवर्तकाल कहलाता है। ये भी बातें आप ध्यान में रखिए। तो देखिए यही सवाल में कहना चाहता है कि अगर आवृत्ति बढ़ जाएगी, आवृत्ति अगर लगातार आना शुरू हो जाएगी, तो आवृत्ति अगर बढ़ेगी तो तरंगदैर्घ्य की दूरी जो होती है वो कम हो जाती है, घट जाती है। तो इसके आंसर क्या होंगे? घट जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वो ये क्वेश्चन नंबर 5वां था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी जीएस का ही सवाल है। कहता है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए कोणार्क मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा साम्राज्य के एक राजा थे, कृष्णदेव प्रथम।
नरसिंहदेव प्रथम, सॉरी कृष्णदेव प्रथम बोल रहे हैं, नरसिंहदेव प्रथम जो 1250 ईस्वी में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाए। कोणार्क मंदिर जो है उसका जो आकार है उस सूर्य भगवान के रथ के आकार का है और इसके जो पहिए हैं वो काफ़ी बहुमूल्य धातुओं से बने हुए हैं। तो 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था 1250 में। और इसको यहाँ पर सवाल पूछ दिया कि किसने निर्माण करवाया था, तो पूर्वी गंगा साम्राज्य के राजा थे नरसिंहदेव प्रथम। तो इसके आंसर क्या होंगे, नरसिंहदेव प्रथम जाएंगे आंसर, नरसिंहदेव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि आपके पिता को माता कहा जाए, देखिए रीजनिंग का सवाल है, कहता है पिता को माता कहा जाए, पिता को क्या कहा जा रहा है, माता। और कहता है आपके माता को भाई कहा जाए, माता को क्या कहा जा रहा है, भाई। और कहता है भाई को बहन कहा जाए, भाई को क्या बोला जा रहा है, बहन कहा जाए। और आपकी बहन आपके पिता होते, बहन को फिर क्या कह दिया, पिता कह दिया, कि अगर आपके बहन आपके पिता होते तो आपकी बहन को क्या कहते हैं, बहन को यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या जाएगा, पिता। बहुत आसान रीजनिंग का सवाल होता है। फिर से सवाल देख लेते हैं 7 नंबर का। यदि आपके पिता को माता कहा जाए, माता को भाई कहा जाए, भाई को बहन कहा जाए, बहन को पिता कहा जाए, तो बाद में सवाल पूछे आपकी बहन को क्या कहेंगे, तो बहन को क्या कहिएगा, पिता कहिएगा। आंसर यहाँ पर पिता लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो CI का है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है ना। तो सवाल में क्या कह दिया कि 8% वार्षिक दर से, दर का मान दिया हुआ है 8%, और कहता है कि मूलधन का मान दिया हुआ है 37,500, और समय दिया हुआ है आपके पास 1.1/2 यानी 1.5 वर्ष। कहता है ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो चक्रवृद्धि मतलब कितना हो जाएगा, यानी अमाउंट आपसे पूछ दिया गया है, याद रखिए कितना हो जाएगा। जब सवाल में पूछा जाता है अमाउंट पूछा जाता है, तो देखिए सब चीज़ दिया हुआ है आपका। अमाउंट का फार्मूला आप जानते हैं, अमाउंट का फार्मूला पर आप डायरेक्ट बैठा सकते हैं 37,500 गुने। अब देखिए अगर छमाही अर्धवार्षिक ब्याज लग गया है, अर्धवार्षिक, अगर ब्याज अर्धवार्षिक लग जाता है तो समय में 2 से गुना होता है और दर में 2 से भागा होता है। तो दर में 2 से भागा मारेंगे तो हो जाएगा 4%, और यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2 1 कम 2 1 3/2 करेंगे, 3/2 गुने 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 3 वर्ष। तो समय हो गया आपके पास 3 वर्ष और दर हो गया 4%। तो यहाँ पर क्या करिएगा कि 4% है तो 104/100, 104/100 और 104/100। देखिए बहुत सारा इसका ट्रिक है बनाने का, इसका बहुत सारा मेथड है बनाने का, लेकिन अभी हम ज़्यादा मेथड पर आपको नहीं बता रहे हैं, बस आपको बनाना बता रहे हैं कि आप किस तरह बनाएं। दूसरा मेथड अगर सीखना चाहेंगे, अगर आपको लगेगा कि दूसरा मेथड भी बता दीजिए, तो दूसरा मेथड के लिए आप यूज कर लीजिए 3R स्क्वायर, 3R स्क्वायर 3 और उसके बाद R3। देखिए 1R 2R 3R यानी 3R स्क्वायर और R3, यह 2 जगह पर 3 3 होता है। तो कुछ नहीं करना है, सबको मान रखना है, R का मान पुट करना है, R का मान 4 है तो 4 3 12। पहला लाइन जो आया इसके लिए दशमलव दे दीजिए, और 3R स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 48 और 4 का क्यू कितना 64। ये अमाउंट पूछा है तो इसमें 100 जोड़ दीजिएगा। देखिए मूलधन अपने आप में 100% होता है, और ब्याज जो है, अगर ये ब्याज निकालने का ट्रिक है 3 वर्ष का ब्याज निकालने का, तो 12.4864 कर दिए। लेकिन अगर मिश्रधन पूछ दिया तो 112 कर दिए, क्योंकि 100 इसमें जोड़ देंगे मूलधन। अब कुछ नहीं करेंगे, मूलधन के 1% से गुना कर देंगे। मूलधन का 1% है 375। बस इतना काम कीजिएगा, आपका डायरेक्ट एक बार ही आंसर निकल करके चला आएगा। इसके आंसर जो हैं ऐसे तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं इसके आंसर आ जाने चाहिए 42,182.40। इतना जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा, नहीं तो ऊपर वाले का भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ऑप्शन है बीबी का मकबरा। तो बीबी का जो मकबरा है इसे औरंगजेब ने औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया था, और ये अपनी बेगम दिलरास बानो बेगम की याद में बनाया था। तो ये एक प्रकार का स्मारक है। ताजमहल का निर्माण आप जानते हैं
कि शाहजहाँ ने अपनी बेगम नूरजहाँ की याद में मुमताज़ की याद में करवाया था, सॉरी नूरजहाँ बोल रहे थे, मुमताज़ की याद में करवाया था। आज चार मीनार का जो है वो कुतुब शाही वंश का एक राजा था, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। तो ये चार मीनार जो है वो स्मारक नहीं है। इतमाद उद दौला जो है वो नूरजहाँ ने अपने पिता गयास बेग के याद में बनवाया था। तो ये भी एक प्रकार का स्मारक है। तो यहाँ पर आंसर चार मीनार जाना चाहिए। 9 क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई? सी नंबर, चार मीनार, इस बात का ध्यान देना है। अगला सवाल जीएस का ही 10 नंबर है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उस मौर्य वंश के संस्थापक थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हुए थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटा का नाम था अशोक। तो यहाँ पर अशोक किसके उत्तराधिकारी हुए? बिंदुसार के, यानी अपने पिता का उत्तराधिकारी कोई पुत्र बनेगा। तो यहाँ पर जो आंसर है 10 नंबर का वो अशोक का उत्तराधिकारी, मतलब अशोक किन के उत्तराधिकारी हैं? बिंदुसार के। तो आंसर बी जाएगा, बिंदुसार के उत्तराधिकारी हैं अशोक, यानी बिंदुसार के पुत्र हैं अशोक। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा है? तो अशोक का ऐसे तो पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था, लेकिन अशोक के बाद गद्दी पर दशरथ बैठता है, दशरथ नाम का राजा बैठता है। और ये रामायण वाला दशरथ मत समझ लीजिएगा, दशरथ अलग दशरथ है। और मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम बृहदत्त था। कभी कभी सवाल में पूछ देता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखना है बृहदत्त था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सो देखिए। कहता है कि कॉट ए बराबर, सवाल में दिया है कॉट ए बराबर 12/5, तो आपको बताना है साइन ए प्लस कॉस ए और गुना में है कॉसेक ए। ठीक है, तो कहता है इसका मान कितना हो जाएगा। देखिए सवाल को सबसे पहले बनाने के लिए कॉट ए, ये आपको पहले बार बार बोल रहे हैं कि जो एडवांस के सवाल आ रहे हैं वो खास के त्रिकोणमिति के, वो फार्मूला से बाहर नहीं है। आप फार्मूला कवर करेंगे तो कवर हो जाएगा। देखिए आप जब यहाँ बनाएंगे, हम इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी रखते हैं, इसका नाम सी रखते हैं, तो याद रखिए 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज। तो कॉट ए बराबर, अगर आपको याद नहीं है तो एक फार्मूला आप पढ़ेंगे, लाल बटा कक्का के ए। देखिए पहले होता है साइन, फिर होता है कॉस और फिर होता है टेन। साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो अगर पूछेगा साइन थीटा तो लंब बटा कर्ण, अगर पूछेगा कॉस थीटा तो आधार बटा कर्ण, अब पूछेगा टेन थीटा तो लंब बटा आधार, पूछेगा कॉसेक थीटा तो कर्ण बटा लंब, और सेक थीटा तो कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा तो आधार बटा लंब। तो यहाँ पर कॉट है दिया हुआ, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, इस बात का ध्यान रखना है। तो यानी कॉट थीटा बराबर अगर हम करेंगे आधार बटा लंब, तो आधार का मान 12, तो जो नीचे होता है वहाँ पर आधार मान लेते हैं, और लंब जो है वो 5 दिया हुआ है। तो देखिए अगर ये दो कोनों का मान दिया हुआ कर्ण निकालना हो तो फार्मूला है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा। तो 169 जो है वो 13 का वर्गमूल, 169 का वर्गमूल कितना आएगा? 13। इस बात का ध्यान रखिए, या 13 का वर्ग है 169। तो देखिए ये भी मान निकल गया। आप पूछा साइन थीटा तो लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का मान 13, तो कर देंगे 5/13 प्लस कॉस ए, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार का मान 12 और कर्ण का मान 13, तो हो गया 12/13। इन दोनों को काम करने के बाद गुना वाला काम करना है कौशिक, कौशिक है तो कौशिक ये है, तो कौशिक यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान 13 और लंब का मान 5। देखिए लघुत्तम लीजिएगा तो 13 का 13 लघुत्तम हो जाएगा, 12 और 5 17 गुने 13/5, 13 से 13 कैंसिल, यानी 17/5 इसके हैं आंसर। तो आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन में 17/5 दिया हुआ, 17/5 बी नंबर ऑप्शन में है। तो ये सवाल भी समझ में आ गया। तो आप इसमें त्रिकोणमिति में खास के फार्मूला याद रखिए, ये वाला फार्मूला याद रखिए, और बाकी वो सब जो फार्मूला है यूज कर, ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाता है, मिटा दें इसे, ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाता है त्रिकोणमिति में, तो ये ध्यान रखना है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन मैथ का ही है, 12 नंबर क्वेश्चन, कि एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है। एक आदमी है जो 25% की हानि पर, तो 25% की हानि पर मतलब कितना में बेच रहा होगा? 75 में। 25% हानि अगर मान लेते हैं 100% उस वस्तु का कीमत होगा, और बोल रहा है 25% हानि में, यानी 100 के बदले कितना में बेच रहा है? 75 में। कहता है उसे 4200 में बेचता है, यानी 75% में बेच रहा है और रुपया में कितना में बेच रहा है? 4200 में।
कहता उसे 25% लाभ कमाने के लिए, तो 100 तो बेचारा खरीदारी था इसका, 25 का लाभ कमाएगा तो कितना में बेचना चाहेगा, 125 में अब बेचेगा। कहता है बताइए कितना में बेचना चाहेगा, इसी का मान निकालना है। तो एक एक नियम यूज कर लिया, अगर 75% बराबर 42 है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4200 बटा 75, और 125% का वैल्यू निकालेंगे तो 125 से इसमें गुना कर देंगे। अगर 1 रुपये में इतना चॉकलेट तो 125 रुपये में 125 करेंगे गुना करके। 25 पचे 25 से 25 तिया 75, 14 का 28 चौतिया 42, 14 पचे 70, 7000 रुपया। इस बात का ध्यान देना है। ये तो पहला मेथड हो गया, और इसको छोटा भी आप कर सकते हैं। देखिए 4200 रुपया में बेचता था तो 75 का हानि, 25 का हानि हुआ। अगर 125 में बेचेगा तो कितना बेचेगा, तो बस इसी चीज़ का शॉर्ट है। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 पचे 25 से, और 14 तिया 42, 14 पच्चीस 70, 7। तो बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं। दूसरा मेथड भी इसका है बनाने का, वो पहला मेथड, इसी को शॉर्ट किया गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 को। मेरे ख्याल समझ में आ गया। 25 की हानि बोला था तो 75 किए थे, अब 75 बेचा है 4200 में, तो 1% का वैल्यू 4200 बटा 75, तो बोला 125 का वैल्यू बताइए, तो 125 से गुना कर दिए, निकल गया वैल्यू। ये देखिए अगर आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये तो आप बिल्कुल, हम उम्मीद आपसे रख रहे हैं कि आपका मैथ पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप सेट प्रैक्टिस करने का मतलब ही होता है कि आपका चैप्टर पढ़ा हुआ है। और अगर आपका चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो चैप्टर भी साथ में पढ़िए और सेट प्रैक्टिस भी कीजिए, तभी आप कवर कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी मैथ का ही है, कि दो स्थान ए से बी के बीच की दूरी। 13 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। कहता है दो स्थान ए से बी के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी, ए मान लेते हैं यहाँ ए है, ये है बी। कहता है 300 किलोमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 300 किलोमीटर। कहता है ए से, कहता एक साथ वो एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ये जाता है इधर पट्टी और ये आता है इधर पट्टी, यानी एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, दोनों आपस में आते हैं। कहता है 2.5 घंटे के बाद, यानी 2.5 घंटा ये भी चल चुका होगा, 2.5 घंटा ये भी चल चुका होगा, क्योंकि दोनों एक साथ निकला था। 2.5 घंटे के बाद 25 किलोमीटर दूरी रह जाती है, यानी 300 का 300 पूरा तय नहीं कर पाया दोनों मिलकर, 25 अभी बचा हुआ है। तो टोटल चल कितना पाया, 275 नहीं चल पाया होगा, क्योंकि 25 तो बाकी भी चलना। कहता यदि स्कूटर की चाल, कहता यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति आवर अधिक हो, यानी दूसरा का अगर x मानिएगा तो x + 10 हो जाएगा चाल, क्योंकि चाल बोल रहा है दूसरे से क्या होना है, 10 किलोमीटर ज़्यादा है। तो देखिए अगर बाई मेथड बनाइएगा तो चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दूरी भी दिया हुआ है, तो आप बना सकते हैं 2.5 × x + 10, यानी चाल गुने समय। पहला का द्वारा दूरी हो गया तय और दूसरा के द्वारा दूरी तय हो गया, बराबर कुल दूरी 275 तय हुआ। ये हुआ बाई मेथड बनाना, जिसमें आपका टाइम बर्बाद होगा, याद रखिए। दूसरा मेथड इसका बनाने का है बाई ऑप्शन, बना लीजिए। बाई ऑप्शन कैसे बनाएंगे, जैसे पहला ऑप्शन है 50 और 60 मान लेते हैं, तो ये सवाल में बोला प्रत्येक की चाल बताइए, यानी चाल दे दिया, जो आप x + 10 और x माने हैं वो चाल आपका दिया हुआ है। तो 2.5 घंटा ही भी चला था, 2.5 घंटा ही भी चला था, दोनों को 2.5 घंटा चलाते हैं। 2.5 घंटा का मतलब कितना कह सकते हैं, 5 का आधा, यानी 5/2, तो इसको कह देते हैं 5/2 और इसको भी कह देते हैं 5/2। तो ये काटेंगे तो 30 मरते कैंसिल, और ये काटेंगे तो 25 मरते, 25 पचे 125 और 30 पचे 150। देखिए तो दोनों जोड़ के 275 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये पहला ऑप्शन ही आपका क्या है, सही है। तो ऑप्शन से कोई सवाल जो है बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया, फिर भी एक बार समझा देते हैं उससे। कहता है दो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। ए से बी के बीच कितना दूरी है, 300 किलोमीटर का। सवाल में कहता है दो स्कूटर यात्री ए और बी एक साथ एक दूसरे की ओर चलते हैं, लेकिन 2.5 घंटे के बाद उनके बीच, 2.5 घंटा दोनों चल चुका और चलने के बाद अभी भी 25 किलोमीटर दूरी बाकी है। तो 300 किलोमीटर टोटल चलना था और 25 किलोमीटर बाकी है, तो चला कितना होगा, 275। और चाल नहीं दिया हुआ, कह रहा है पहले से, जो पहला का चाल है दूसरे से 10 ज़्यादा है, तो पहला का चाल दूसरे से 10 ज़्यादा कि x + 10 हो गया, यानी 1 10 ज़्यादा है। अब इसको भी चला दिए चाल गुने समय, इसको भी चला दिए चाल गुने समय, बराबर कुल दूरी तय हो गया। ये वाई मेथड हो गया। लेकिन अगर ऑप्शन से बनाएंगे तो 50 और 60 चाल उठा लिए, अब चाल ही निकाल लिए और 2.5 घंटा दोनों चला था, तो 2.5 घंटा दोनों चला दिए, देखे 275 चल चुका है। इसका मतलब 50 और 60 मेरा क्या है, आंसर सही है। तो बाई ऑप्शन भी आप सवाल को बना सकते हैं। ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस है। अगर दिक्कत है इस सब चैप्टर में तो आपको चैप्टर पहले पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि सवाल बहुत ईजी आता है। किसी भी चैप्टर से सवाल जो है मैथ और रीजनिंग का बहुत आसान होता है, आप आसानी से कवर कर सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव उस जीव को कहते हैं जिसमें एक कोशिका पाया जाता है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्रोटोजोवा। तो इसके आंसर यहाँ पर क्या है, प्रोटोजोवा। अब बाकी जो 3 है वो किसी ग्रुप है, मतलब जो जंतुओं का ग्रुप बना हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटोजोवा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ही है, तो इसके आंसर 14 के ए नंबर है आंसर प्रोटोजोवा। क्वेश्चन नंबर 15, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसी खोज के लिए, तो याद भी रखना है इस चीज़ को। तो आंसर इसके क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक ये दोनों को देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक के लिए थोड़ा सा ग्राफ है, इसे तो स्क्रीन पर हम दे दिए हैं क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। ग्राफ में 5 घर बना हुआ है, इधर से 5 घर, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर अमर को हम ए कहते हैं, बाबू को बी कहते हैं, शेरा को सी कहते हैं और दिया को 3 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ग्राफ बनाया हुआ था और सभी के अंक लिखे हुए हैं, 21 13 43 2 4 3 4 3 1 3 2 2 4 लिखे हुए हैं। देखिए अब सवाल को पढ़ते हैं। कहता है अमर, बाबू, शेरा और दिया से कहा गया कि वे 4 बहुविकल्प वाले यानी 4 ऑप्शन वाले प्रश्न पत्र को हल करें और जिसमें ऑप्शन यानी विकल्प 1 2 3 4 दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, 1 2 3 जो भी है दिया हुआ, उसी तरह सबका दिया हुआ है मान। तो कहता है कि उत्तर पुस्तिका में चिन्हित की गई उसे यहाँ बताया गया है, आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। देखिए सबसे पहले नीचे आइए, बाबू के सभी उत्तर गलत थे। बाबू के जितने भी उत्तर थे, बाबू के यहाँ बाबू कौन है, बी नंबर, तो बाबू के सभी उत्तर गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। बाबू के सभी उत्तर क्या हैं, गलत है। अमर के पहले के 2 जवाब निश्चित रूप से गलत है। अमर के जो पहले के 2 जवाब है वो निश्चित रूप से क्या है, गलत है, इस बात का ध्यान रखना है। और सवाल में कहता है दिया के 2 उत्तर सही थे लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत है। तो दिया यहाँ पर है, दिया का चौथा निश्चित रूप से गलत है, लेकिन बोल रहा है कि 2 गलत है। कौन गलत है तो बात के बात है। कहता है लेकिन उनका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था। दिया के 2 उत्तर सही थे, इसमें से 2 उत्तर सही होने चाहिए दिया का, इस बात का ध्यान देना है। कहता है अमर और शेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। अब एक बात बताइए, देखिए ग्राफ पूरा नहीं, इसको पूरा करना पड़ता है। देखिए सबसे पहला बात, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 में बाबू जो है क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आंसर 1 सही किया था कि 1 मारेंगे, लेकिन बाबू का क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप बताइए शेरा अगर 1 मारा है तो इसका सही हो सकता है। अगर बाबू क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1 मारा और गलत हो गया तो शेरा का भी तो 1 मारा है, इसका भी गलत हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया, 3 सही हो गया आंसर इसका। अब ऐसे आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। देखिए ये 4 मारा है और गलत हो गया, तो 4 देखिए यहाँ ई भी बनाया हुआ है, तो इसका सही होगा, इसका भी गलत हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2 भी सही हो गया, क्लियर हो गया। सही आपको पहले पकड़ना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। देखिए 4 ये बनाया था, इसका गलत हो गया था, लेकिन बाकी के अभी कौन गलत है कौन सही है ये पता हमको नहीं है। लेकिन एक सवाल पॉइंट बोला था जिसको आपको ध्यान रखना है, दिया के 2 उत्तर सही थे, तो दिया के 2 को गलत हो गया, बाकी 1 नंबर सही है कि नहीं दिया का। जब 1 नंबर सही है दिया का तो बाकी ये दोनों भी गलत होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक ही सही हो सकता है। एक ही क्वेश्चन का 2 आंसर नहीं ना आ सकता है, तो इसलिए 1 इसका सही आंसर है, 3 क्या होगा, गलत हो गया यहाँ पर। अब देखिए मतलब ये संभावना है इसका गलत होने का। आप सोचिए बाबू 2 बनाया था चौथा नंबर का, सही गलत हो गया, तो ये भी तो गलत होगा, तो इसका क्या हो गया, 3 सही हो गया। तो सवाल में पूछा, आप देखिए सवाल आ गया, सब चीज़ को बना दिए। फिर से एक बार हम बोल देते हैं, बाबू के सभी उत्तर गलत थे। बाबू के जितने भी उत्तर थे क्या थे, गलत थे। कहता अमर के 2 जवाब निश्चित रूप से गलत है, अमर के भी 2 जवाब गलत है। तो सोचिए कि अगर बाबू 1 बनाया और गलत हो गया तो शेरा का भी 1 बनाया गलत हो गया, तो अगर ये तीनों गलत है तो 1 में सही होगा, 3 नंबर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आइएगा तो सोचिए कि ये गलत है और ये गलत है, तो 4 जब गलत हुआ 4 इसका भी गलत हो जाएगा, तो इसका 2 सही हो गया। अब सोचिए यहाँ पर ये आपका 4 गलत है यहाँ पर, और सवाल में बोला कि 2 सही और 2 गलत है, तो ये तो पहले बोल चुका था गलत था, तो 2 को सही कर दिए भाई दिया का। जब ये सही हो गया तो बाकी इधर ला क्या होगा, सब गलत हो गया।
और यहाँ देखिए इसका ये गलत था और इसका बाबू का तो पहले सब गलत था, तो जब ये गलत हुआ तो ये भी गलत हो गया, तो सही कौन हुआ? 3 हुआ। अब देखिए कहता है किसका क्वेश्चन नंबर 3 सही है? क्वेश्चन नंबर 3 सही किसका है? अमर का। तो आंसर जाएगा क्या? अमर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जाएगा अमर। अमर का तीसरा नंबर जो सवाल मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 17 पर, शेरा का कौन सा सही है? शेरा, तो शेरा का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 सही है। याद रखना है क्वेश्चन नंबर 2 सही है। 17 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शेरा का सही है। दिया के कौन से 2 उत्तर सही हैं? तो 1 और 3, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 देखिए बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। 19 का सवाल ये, अच्छा ग्राफ से 3 ही सवाल था तो तीनों सवाल को क्लियर कर दिए, मिटा दें इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जीएस का है 20 नंबर कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? देखिए भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन हुआ था 1951 में, सॉरी 51 में, 1951 में 51 में हुआ था और इसी में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। याद रखना है, पहले 7 अनुसूची था, 9 अनुसूची यहीं पर जोड़ा गया है। तो 51 संविधान संशोधन में मतलब 1951 में पहली संविधान संशोधन थी। दूसरा जो संविधान संशोधन हुआ था वो 52 में हुआ था और तीसरा जो हुआ था 54 में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन क्या है? संविधान संशोधन का मतलब हुआ संविधान में बदलाव करना या उसके नियम और कानूनों में परिवर्तन लाना, संविधान का संशोधन कहलाता है। संविधान के संशोधन का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 368 में किया गया है। और ये भी याद रखना है कि जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था और इसे इसलिए यहाँ संशोधन कर कौन सकता है? तो संसद जो है वो संशोधन कर सकता है। तो इतने सारे सवाल हैं, आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1951 में। दूसरा अगला सवाल है 20 नंबर के बाद 21 नंबर है। 21 नंबर सवाल है कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ था? तो कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम ये सब आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य हैं, याद रखना है। तो कुचिपुड़ी का आंसर क्या जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? 22 नंबर को देख लेते हैं। देखिए कहता एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, ये राजीव हम मान लेते हैं, और एक लड़की की ओर इशारा कर रहा है और कह रहा है कि यह मेरी बहन के भाई, यह जो लड़की है वो मेरी बहन, मान लेते मेरी बहन के भाई का मतलब क्या है? या तो हम होंगे या तो मेरा भाई होगा। फिर से समझिएगा, वो लड़की के बारे में बता रहा है कि यह लड़की जो है मेरी बहन, यानी राजीव बता रहा है मेरी बहन, तो मेरी बहन कौन होगी? मेरी बहन रहेगी। तो मेरी बहन के भाई या तो हम हैं या तो मेरा भाई होगा, मेरी बहन का भाई। तो मेरी बहन के भाई के पिता, अब सोचिए कि मेरे पिता या फिर मेरे भाई के पिता एक ही व्यक्ति होंगे, तो वही लड़की के भी पिता हैं। तो मेरे भाई के पिता की एकमात्र पुत्री है, मेरे पिता की एकमात्र पुत्री वो लड़की है, इसका मतलब है कि वो लड़की मेरी क्या लगती है? बहन लगती है। तो इसके आंसर क्या जाएंगे? बहन जाएगा। याद रखिएगा, इसके आंसर चले गए बहन। फिर से एक बार समझ लीजिए, एक लड़की को इशारा करते हुए राजीव ने कहा कि यह लड़की या यह जो भी है मेरी बहन के भाई, अगर मेरी बहन के भाई यानी मेरे बारे में चर्चा हो रहा है, हम ही बता रहे हैं अपने बारे में, मेरी बहन के भाई के पिता यानी मेरे पिता की एकलौती पुत्री है, यानी वो एक ही पुत्री है मेरे पिता की, तो मेरे पिता की एक ही पुत्री यानी मेरी क्या लगेगी? बहन लगेगी। इसका आंसर बहन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलता है और जाकर के हुगली में मिल जाता है, मतलब समुद्र में गिरने से पहले। तो कई स्थानों पर ये काफ़ी जो इसकी धारा है काफ़ी तीव्र हो जाती है, जिसके कारण ये काफ़ी बंगाल के जगहों में मतलब जो है हानि पहुंचाती है। इसके कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को, ये ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का हो गया क्या? दामोदर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? कहता एक आदमी ने 360 रुपया में 140 संतरे बेचे। देखिए जब भी रुपया से वस्तु का तुलना करेगा कि इतना रुपया में इतना वस्तु बेचा गया है, तो वैसी स्थिति में रुपया को ऊपर रखिएगा और वस्तु को नीचे रखिएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो क्या बोला सवाल में? 360 रुपया में 144 संतरा, तो 144 संतरा वस्तु है।
खरीदे और 10% के लाभ पर बेचे। खरीदे का मतलब ये क्या है, क्रय मूल्य, और 10 के लाभ पर बेचना है तो 110/100 करेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। क्लियर। अब देखिए 36 चौके यानी 11/4 बच गया। तो अभी बोले थे ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो यानी 11 रुपया में कै वस्तु, 4 वस्तु। सवाल में पूछा बताइए 12 वस्तु यानी 1 दर्जन संतरे का कीमत क्या है, तो 1 दर्जन में कै वस्तु होता है, 12 वस्तु होता है। तो 12 यानी 4 तिया 12, तो 11 तिया कितना, 33 रुपया, यानी 11 रुपया में 4 वस्तु, तो 33 रुपया में 12 वस्तु। और 1 दर्जन का भाव पूछा था, तो इसका आंसर क्या होगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है कि ऐसे सवाल में कब रुपया वस्तु ऊपर नीचे होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए मिटा देते हैं इसे। देखिए अगला सवाल क्या है कि ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। क्वेश्चन नंबर है आपका 25 नंबर। देख लेते हैं। कहता है ए की लंबाई जो है बी की लंबाई का 5/8 है। बी की लंबाई का कितना है, 5/8 है। तो ये जानते हैं कि बगल पड़ोसी अपना नहीं होता है, तो ये नीचे और इसका मान ऊपर। तो ए का वैल्यू हो गया 5 और बी का वैल्यू हो गया 8। तो कहता है बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा, बी की लंबाई पहले आएगा और ए की लंबाई यानी 8 अनुपात कितना, 5। आंसर नंबर डी इसका जाएगा। पहले बी का पूछा कि बी और ए से क्या तुलना है, तो बी और ए से अनुपात कर दिए बस, और कोई फर्क नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही बनाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, 5 है, 6 है, 6 है, 7 है, 7 है और 8 है और 9 है और 10 है। कहता है 2 क्रमागत संख्या, क्रमागत का मतलब लगातार, 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 9 के बाद 10 आ रहा है। तो सवाल में कहता है 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहले अंक का 3 गुना, पहले का 3 गुना तो 5 तिया 15 और दूसरे अंक का 2 गुना तो 6 दूनी 12। तो एगो आया 15 और एगो आया 12। 5 का 3 गुना किए और 6 का 2 गुना किए। कहता है 5 अधिक है, क्या 5 अधिक है, देखिए तो जरा, नहीं है, तो पहला आंसर गलत हो गया। दूसरा पॉइंट में आएंगे, फिर 6 तिया 18 और 7 दूनी 14, 5 अधिक है, देखिए तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा नंबर आएंगे 7 तिया 21, 8 दूनी 16, देखिए तो 5 अधिक है कि नहीं, 6 5 11, तो आंसर हो गया। ऐसे भी जो ऑप्शन से सवाल बनता है ज़्यादातर उसका आंसर सी और बी ही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को मिटा दें, इसे ऑप्शन से बना दिए हैं आसानी से। देखिए सवालों को आप बढ़िया से पढ़ा कीजिए, जब तक आप सवाल को बढ़िया से नहीं पढ़िएगा कहाँ से बनाइएगा सवाल को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, कहता है सवाल में आपकी और चेहरा की हुए 5 लड़कियाँ आपके सामने बैठी हुई है, 5 लड़की बैठी हुई है। कहता रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठी हैं। रूही और मनाली क्रमशः यानी क्रम से ऊर्जा के दाएं, मान लेते हैं ये ऊर्जा है, ऊर्जा के दाएं पहला व्यक्ति बैठेगा। ऊर्जा के दाएं तो यहाँ पर है, अब दाएं जाना है आपको, याद रखना है। देखिए ये आपका बायां हाथ है तो बायां, इधर है दायां तो दायां हाथ। तो ऊर्जा के दाएं तरफ है रूही और ऊर्जा के बाएं तरफ जो है वो है मनाली, इस बात का ध्यान रखना है। कहता है रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। ये ऊर्जा है, ऊर्जा के दाएं रूही और ऊर्जा के बाएं मनाली बैठी हुए हैं। मनाली और तान्या के बीच ध्वनि बैठी हुई है। मनाली और तान्या के बीच में कौन बैठी हुई, ध्वनि बैठी हुई। बहुत अच्छा ग्राफ था, 5 व्यक्ति हैं, 5 बैठे हुए हैं। तान्या के दाएं कौन बैठी है, तान्या के दाएं तरफ कौन बैठी हुई, ध्वनि, आंसर हो गया। तो 27 नंबर का आंसर ध्वनि हो जाएगा। इनके बीच में कौन बैठी हुई है, तो 2 को इधर 2 को इधर, बीच में कौन बैठी हुई है, मनाली। देखिए अगला, ध्वनि और रूही के बीच में कितनी लड़कियां हैं, ध्वनि और रूही के बीच में कई लड़की है, 2 लड़की, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। सवाल बहुत इजी पूछता है रेलवे में, मैथ और नहीं, तो आप कोशिश कीजिए कि इसमें तो हम देखिए, हम तो कहेंगे कि 60 में 60 का कोशिश कीजिए, लेकिन 60 में आप 55 तो जरूर लाइए कम से कम, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 पर देखिए, आज 30 नंबर पर आ जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया। थर्मोस्कोप या थर्मामीटर आप बोलिए इसे, थर्मोस्कोप है, अच्छा थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने किया था थर्मोस्कोप का आविष्कार, इस बात का ध्यान रखना है। कॉपरनिकस ने ग्रह को शायद सौर मंडल की खोज की थी कॉपरनिकस ने। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है और जैक केपलर ने ग्रहों के गति नियम को दिया है। तो आप ध्यान में रख सकते हैं गैलीलियो ने किया था थर्मोस्कोप का खोज, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। चलिए भाई
क्वेश्चन नंबर 31 है कि उलझे हुए एक शब्द लिखा हुआ है, उलझा हुआ, जिसका नाम है CCITRKE। ये शब्द लिखा हुआ है और इसको सुधार के एक शब्द बनाना है। तो देखिए ऐसा सवाल में वर्ड पावर का यूज होता है। आप गौर करके देखिए कि कौन सा वर्ड इससे जल्दी से और हम शब्द बना सकते हैं। तो क्रिकेट शब्द बन जाएगा, CRICKET, क्रिकेट, है ना। क्रिकेट शब्द जल्दी से, मतलब इसे आसानी से बन सकता है। कहता है पांचवा अक्षर कौन है साहब, पांचवा अक्षर आपको बताना है। एक अंग्रेजी वर्णमाला फिर सुलझे हुए शब्द का पांचवा अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन है, के। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, के, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, 1 डेकालीटर कितना होता है। तो ये सब तो आप ध्यान में रख सकते हैं, 1 डेकालीटर कितना होता है। और अगर नहीं याद है तो देखिए मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये आप पढ़े होंगे। तो देखिए मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, यहाँ पर डेका पहुँचा हुआ है। ऊपर जाइएगा तो 10 से गुना होगा, फिर ऊपर जाइएगा तो फिर 10 से गुना होगा, फिर ऊपर जाएगा तो फिर 10 से गुना होगा, ऊपर जाएगा 10 से गुना, और नीचे आएगा अगर जो मान लिया जाइए ग्राफ तो 10 से भागा, नीचे आएगा ग्राफ तो 10 से भागा, यहाँ से भी नीचे आएगा तो 10 से भागा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पूछा बताइए कितना होगा, तो ऑप्शन तो अनुसार से है, तो पहले हम ऊपर जाते हैं। तो मान लिया जाए 1 डेकालीटर बराबर मीटर है, तो यहाँ पर कर देंगे 10 मिली, यहाँ पर लीटर में है तो 10 लीटर बोलिएगा। तो ऑप्शन देखिए कौन है भाई, 10 लीटर। तो आंसर नंबर बी इसका आंसर है, 10 लीटर जाएगा। 1 डेका लीटर बराबर 10 लीटर। अगर डेका मीटर में रहता तो 10 मीटर गिनते, लेकिन लीटर में तो लीटर गिनेंगे। चलिए इसका आंसर क्या है, 10 लीटर, इस बात का ध्यान रखना है। खांसी जो है अभी तक परेशान किए हुए है, जिसके कारण हमें और परेशानी होती है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक, ये ध्यान रखना है। उस समय घोड़े का बहुत महत्व होता था, घोड़े कहा जाता था घोड़ा अगर बढ़िया है तो आधी लड़ाई आप जीत लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, कहता है निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में सजाएं, इनमें से कौन सी संख्या होगी। घटते क्रम में सजाना है तो सबसे पहले बड़ा बड़ा लिखना है। तो देखिए 44, 56, 44, 65, 46, 65, 46, 65, 45। तो देखिए 46 वाला जो ज़्यादा है, 46, 65 पहले आएगा, फिर 46, 55 आएगा, फिर 45, 65 आएगा, फिर 44, 65 आएगा, और फिर आपके 44, 56 आएंगे। तो बोला घटते क्रम में इनमें बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो 2 गो इधर 2 गो इधर, बीच में कौन आ गया, 45, 65। तो इसका आंसर क्या है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से है, और लगता है ये 2000 ईस्वी में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ओलंपिक में जीतने वाली है। ये भारोत्तोलन मतलब भार उठाना या वेट लिफ्टिंग कहिए इसको, उसमें ये उठाई थी कर्नल मल्लेश्वरी। याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है कांस्य पदक ओलंपिक में सबसे पहले ओलंपिक में पदक पाने वाली महिला यही है, कर्नल मल्लेश्वरी, और ये वेट लिफ्टिंग में प्राप्त की थी, यानी भार उठाने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि इनमें से जो अनोखा है उसे ढूंढे। आपके हैं शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर और गौरैया। इन चारों में से आपको अलग या भिन्न को चुनना है। तो देखिए कौवा, कबूतर और गौरैया आसमान के ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता है, इसलिए शुतुरमुर्ग को हम आंसर बना देंगे। और ये इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 36 का ए, शुतुरमुर्ग। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का कार लोन लिया। कितना लिया, 2,75,000 का, 2,75,000 का कार लोन लिया, ठीक है। कहता है उसने 8% PA यानी आपका पर्सनल अमाउंट जो भी है, कहता है 8% की दर से, वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। टाइम दे दिया, दर का मान दिया था और टाइम दे दिया है 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया गया। तो कहता है कि भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर और 3,35,000 रुपया बैंक को अदा कर दिया। अपना स्कूटर दे दिया, प्लस में 3,35,000 रुपया भी दिया। तो कहता है बताइए कि स्कूटर का मूल्य कितना बताया गया है, यानी स्कूटर का कितना पैसा चुकाया गया।
देखिए फिर से सवाल है, समझते हैं कि 2,75,000 रुपये मीना ने बैंक से कार लोन लिया था और उसने 8% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया। कहता है भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपया चुका दिया। तो बताइए स्कूटर का कीमत कितना था, यही सवाल है। तो देखिए सबसे पहला ऐसा सवाल जो है इसमें क्या करेंगे, पहले ब्याज निकाल लेंगे कि 2,75,000 का 8% दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होता है। तो देखिए आप पढ़े होंगे SI बराबर PRT, SI बराबर PRT बटा 100। P का मतलब मूलधन यानी 27,000, 2,75,000, 2,75,000, R का मान 8 है, T का मान 3 है और बटा कितना 100। तो क्या करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल करेंगे, अब गुना करेंगे। 8 पचे 40 के शून्य हाथ में 4, 8 सत्ते 56, 4 60 के 0 हाथ में 6 और 8 दूनी 16 6 22। ठीक है, इतना आ गया, एक शून्य बैठा हुआ है। 2200 आ गया गुने 3, तो 22 दिया कितना 66,000। 66,000 रुपया एक्स्ट्रा पैसा, मतलब ये आपको ब्याज के साथ देना है। तो देखिए 2,75,000 रुपया तो उसका मूलधन ही था और 66,000 रुपया इसका ब्याज भी देना पड़ रहा है। तो ब्याज इसका जोड़ देंगे। तो देखिए 66,000 ब्याज जब जोड़ेंगे तो पैसा चला जाएगा 6 5 11 के एक हाथ में 1, 7 6 13, 1 14 के 4 हाथ में 1, 2 3, 3,41,000 चल जाएगा। और जिसमें स्कूटर प्लस 3,35,000 दे दिया गया है, तो 35,000 दे दिया गया और 41 है, तो 35 का 36, 37, 38, 39, 40, 41, यानी 6,000 रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 35 के बाद। 35 6 41, तो सोचिए कि स्कूटर का जो कीमत है वो 6,000 रुपया पड़ा हुआ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है वही स्कूटर का कीमत है। इतना पैसा तो वो ले लिया, तो बाकी जो पैसा 3,41,000 में देना था तो उसमें 6,000 और बचा हुआ था, तो इसके लिए वो बदले में क्या लिया स्कूटर। तो यानी स्कूटर का कीमत क्या आ गया 6,000। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे 6,000। देखिए अगला सवाल क्या है सो समझिए। रॉलेट एक्ट 38 नंबर क्वेश्चन, इसको अब मिटा दें। ठीक है, फिर से एक बार अगर समझना चाहें समझ ले। 2,75,000 रुपया 8% दर से 3 वर्ष का, पहले हम ब्याज निकाल लिए तो ब्याज आया इतना रुपया, तो इतना पैसा जो मूलधन था उसमें ब्याज जोड़ दिए तो इतना चला गया, तो इतना पैसा प्लस स्कूटर दिया गया था, ये पैसा हम घटा दिए, तो जो बचा पैसा वही स्कूटर का क्या है कीमत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया है। देखिए रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी को पारित हुआ था और इसी के विरोध में क्या था कि जलियांवाला बाग कांड लगा था और जलियांवाला बाग में फिर गोलियां वगैरह से चल गया था। तो यही से सवाल इसे बनता है, बाद में सहयोग आंदोलन भी जुड़ा हुआ है जलियांवाला बाग से। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर सवाल था रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो 1919 में। 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक 7 भुजा वाले बहुभुज आकृति क्या कहलाती है, सप्तभुज कहलाती है। ऑप्शन है सी नंबर में सप्तभुज कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40, किसी समकोण समकक्ष त्रिभुज के 2 बराबर क्षेत्र का मान कितना होगा। समकोण का मतलब है 90 डिग्री। जिस 2 कोणों का योग अगर 90 डिग्री पूर्व जाएगा तो वो समकोण त्रिभुज कहला रहा है, याद रखिए। या फिर जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जैसे अगर आप बनाएंगे समकोण त्रिभुज तो इसका मान 90 डिग्री हो तथा इसका जब दोनों का मान जोड़ेंगे तब भी 90 डिग्री हो जाता है। तो अगर एक का मान 90 डिग्री है तो वो क्या है समकोण त्रिभुज है। कहता है समकोण त्रिभुज के 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटना है। बराबर जब भाग में बांटेंगे तो 90 का आधा बटेगा, 90 डिग्री का आधा बराबर बराबर होगा, तो कितना डिग्री 45 डिग्री। सवाल में ये पूछा है उसका माप कितना होता है 45 डिग्री, याद रखिए अगर हम 90 का बंटवारा किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो गया आपका बी नंबर 40 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था लूना 10। इस बात का ध्यान रखना है। देखिए चंद्रमा पर जब कदम रखे थे नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन नाम का जो व्यक्ति था, जब कदम रखे तो उस समय जो यान था उसका नाम है अपोलो 2। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये भी सवाल परीक्षा में पूछ देता है। और लूना 10 जो है चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है सो देखते हैं। एक टैंक 2 नल X और Y क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटे में भर सकता है। एक टैंक को जो है X नल और Y नल जो है
एक 5 घंटे में भरेगा और दूसरा 10 घंटे में भर देगा। इसके लिए क्या किए हैं, प्लस लिखे हैं, याद रखिए। एक 5 घंटे में भर रहा है, एक 10 घंटे में भर रहा है। कहता है जबकि एक अन्य नल जेड, एक और नल है जेड नाम का, जो इसे 20 घंटे में खाली कर देता है। ये कितनी देर में खाली कर देता है, 20 घंटे खाली कर देता है, इसलिए माइनस लिखे हैं। और भरेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इन तीनों का जो लघुत्तम होता है वही टैंक का कुल मात्रा हो जाता है, धारिता हो जाता है। तो देखिए 10, 20 और 5 का लघुत्तम निकालिएगा तो 20 आएगा। तो 20 इसका कुल काम है। तो 20 पुराने के लिए 5 को कई बार मारेंगे तो 20 आ जाएगा। 4 मरते 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। ये दोनों भरने का काम कर रहा था तो भरेगा, ये खाली करेगा। अब सवाल में कहता है कि यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, ए को भी खोला जाएगा, बी को भी और सी को। जब तीनों को खोलिएगा तो ए अपना काम करेगा भरने का, बी अपना काम करेगा भरने का, लेकिन सी अपना काम करेगा खाली करने का। जिसका जो काम है वही करेगा। तो सी का काम है खाली करना, इसलिए खाली करेगा। तो देखिए सोचिए, सॉरी यहाँ पर 2 होगा। तो देखिए ए का 4 भरने का है, 2 लीटर भरने का है, सी मान लेते हैं 1 लीटर खाली करने का है। तो 4 दूनी 6 लीटर में से 1 लीटर खाली हो गया। तो भराया जो मेन रूप से वो 5 लीटर ने भराया। सोचिए 4 दूनी 6 भरा ही रहा है और 1 खाली हो जा रहा है। तो 5 लीटर ही भरा रहा है और भरना कितना है, 20 लीटर आपको। तो कई बार में गुना लगेगा, 5 चौके 20, यानी 4 टाइम आपको काम करना होगा। तो अगर घंटा में है तो घंटा में देंगे, कहता है कितने घंटे में भर जाएगा। तो 4 घंटे में क्या होगा, टंकी भर जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए मिटा दें। चलिए इसका आंसर 4 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है माइक टायसन, मोहम्मद अली, इवांडर होलीफील्ड और जो लुइस। देखिए ये चारों के चारों अमेरिकन बॉक्सर हैं, इस बात का ध्यान रखना है, और चारों बहुत बेहतरीन बॉक्सर हैं। इवांडर इसके आंसर जो है, द रियल डील जो है इवांडर होलीफील्ड को कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 44 पर। ज़्यादा डीपली जीएस नहीं बता रहे हैं, बताने का तो बहुत सारा इसमें मन करता है कि बता दे, लेकिन ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जा रहा है, जिसके कारण बताने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चला जाएगा। इसके कारण थोड़ा रफ्तार तेज निकालना चाह रहे हैं। मोहन रोहन से लंबा है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मोहन रोहन से लंबा है। तो रोहन नीचे आएगा, रोहन से लंबा कौन हो गया, मोहन। कहता है वो फरहान से ठिगना है। ठिगना का मतलब नाटा होता है। मोहन जो है वो रोहन से लंबा है, लेकिन फरहान से क्या है, नाटा है। फिर से एक बार, मोहन रोहन से लंबा है, रोहन से लंबा है मोहन, लेकिन या वो कहिए वो फरहान से ठिगना है, फरहान से क्या है, छोटा है। तो इसके बारे में चर्चा है, मोहन के बारे में। कानन मोहन से ठिगना है। कानन जो है वो मोहन से ठिगना है। मोहन से ठिगना का मतलब मोहन से नाटा। तो मोहन से नाटा कर दिए कानन को। कानन मोहन से नाटा है, ठिगना है, लेकिन वह रोहन से लंबा है, यानी रोहन से क्या है, बड़ा है। तो देखिए यहाँ मोहन था, यहाँ रोहन था, और कानन जो है बीच में आ जाएगा, क्योंकि कानन से छोटा रोहन है और कानन से बड़ा कौन है, मोहन है, लंबा है। कहता है शंकर रोहन और फरहान से लंबा है। शंकर जो है मोहन और रोहन, शंकर रोहन और फरहान से लंबा है शंकर। सबसे ऊंचा कौन चला गया, शंकर। कहता है सबसे लंबा कौन है, बताइए। देखिए आंसर हो गया शंकर। सवाल बहुत आसान था। रीजनिंग का जो सवाल आता है खास करके एसएससी एनटीपीसी में या मैथ हो गया, इन दोनों में आप कोशिश करें कि 60 में 60 नंबर उठा लें, क्योंकि देखिए इन दोनों में आप छोड़े नहीं एकदम सवाल को, एकदम आप लेकर चलिए। जितना ज़्यादा मैथ रीजनिंग में स्कोर करिएगा, समझिए आप उतना सेफ जोन में है। फिर से एक बार देख लेते हैं। मोहन रोहन से लंबा है, रोहन से लंबा कौन है, मोहन। और कहता है वो फरहान से ठिगना है, फरहान से छोटा है। और कहा कानन जो है वो मोहन से ठिगना है, मोहन से छोटा है, लेकिन रोहन से लंबा है। तो रोहन से लंबा कर दिए, बीच में इसको डाल दिए, इन दोनों के बीच में चला गया कानन। अब कहता है शंकर रोहन और फरहान से लंबा है, फरहान से भी लंबा है शंकर। तो सबसे लंबा कौन हो गया, शंकर। चलिए इसके आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर आ गया 45 पर। कहता है 96.4 प्राप्त करने के लिए 107.03 में कितना घटाना होगा। देखिए 107.3 में कितना घटाएं कि इतना आ जाए। जैसे दूसरा तौर पर कहिएगा, मान लीजिए 2 लाने के लिए 5 में कितना घटाना होगा। तो अगर 5 में 2 घटा देंगे तभी पता चलेगा कि अगर 3 घटा देते हैं तो 2 आ जाएगा। तो उसी तरह टर्म है, अगर इतना में इतना घटा दीजिएगा तो जो आएगा वही इसका आंसर है। देखिए घटा लीजिए भाई, 96.4 यही है। 3 का 3 हो गया और 10 में से 3 गया तो 6 दशमलव, और 6 में 6 हो गया 0,
और इधर हो गया 10 में हो गया 1, यानी 10.63। तो देखिए ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में, बी नंबर में है 10.63। सवाल ये सब बहुत ईजी है, अगर आप इन सब सवालों को भी नहीं बनाते हैं तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर कैसे आप पार कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 पर आ जाइए। कहता है वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। मान लेते हैं ये राम है और ये राम का बेटा है, मान लीजिए राम का पुत्र है, तो पुत्र कर देते हैं, पी लिख देते हैं, ये राम और ये राम का पुत्र है। वर्तमान में जो है उम्र बता चुका है, कहता है कि वर्तमान में राम जो है अपने बेटे का 4 गुना है, तो बेटा 1 होगा तो राम 4 होगा। ऐसे भी जो पिता होता है वो बड़ा होता है, और राम यहाँ पर पिता है तो राम को 4 दिए और बेटा को कितना दिए, 1 दिए। अब सवाल में कहता है 5 वर्ष के बाद, यानी भविष्य का बात है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र का 3 गुना हो जाएगा। 1 है तो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अब एक बात बताइए, वर्तमान में अगर उसका बेटा 1 साल का है तो क्या वो बढ़ेगा नहीं, 5 साल के बाद 1 साल का रहेगा? ये गलत रेशियो है। तो इसको सही करने का नियम क्या है कि इन दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए, कितने का है, 2 का, 2 से यहाँ भी गुना कीजिए, यहाँ भी गुना कीजिए, अंतर देखे दोनों में 2 का अंतर है, तो 2 चौके 8 और 2 एक कम 2, अनुपात वही बना रहेगा 2 चौके 8। देखिए यहाँ पर कितने का है, 3 का अंतर, तो यहाँ गुना कर दीजिए। अंतर से बीच के अंतर से ऊपर नीचे गुना होता है, क्योंकि दोनों में हमको समान अंतर लाना होता है। 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। देखिए अगर 8 से 9 साल ई हो जाएगा तो 2 से 3 ही भी हो जाएगा, दोनों में समान वृद्धि होगा। लेकिन यहाँ यूनिट में 1 की वृद्धि हुई है, 8 से 9 हुआ है, 2 से 3 हुआ है, लेकिन साल में कितना बढ़ गया, 5 वर्ष बाद, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 5। अब सवाल में पूछा उनकी वर्तमान आयु बताइए, तो ऊपर वाला वर्तमान आयु है 5 दूनी 10 अपन 8 40, इसके आंसर हो जाएंगे 10 और 40। तो इसके आंसर 10 40 है। तो देखिए इसमें पूछा उनकी वर्तमान आयु बताइए, तो पहले राम है, उसके बेटा, उसके बाद उसके पिता हैं, तो 40 और 10 इसके आंसर हो गए। देखिए ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ सवाल में बोला कि वर्तमान आयु बताइए और वर्तमान में बोल रहा है 4 गुना है, अगर आप बाई ऑप्शन बनाएंगे तो ये सवाल और आसान हो जाता है, याद रखिए। देखिए दूसरा मेथड, इसका पहला मेथड ये हो गया, कहता है कि 4 गुना है, तो सोचिए कि इसमें कौन 4 गुना है, 15 चौक 60 भी है, 10 चौक 40 भी है ऑप्शन में, और सब जो है सब आपस में 4 गुना है। तो आप अगर किसी भी ऑप्शन को मान लेते हैं, बी नंबर जो आंसर है वही उसी को उठाते हैं, तो 10 और 40 को लेते हैं, तो ये 4 गुना तो है। कहता है 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद ये 45 साल का, ये 15 साल का, देखिए 3 गुना हो जाएगा, 15 या 45, तो 3 गुना हो गया कि नहीं। तो आप इस अनुसार से भी ऑप्शन से आंसर को टिक कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन से बनाने के लिए सवाल को आपको बनाना आना चाहिए, याद रखिएगा। और आप किसी भी सेट में, चाहे वो एनटीपीसी को हो चाहे एसएससी के सेट हो, किसी भी सेट में आप आसानी से कम तो 5-10 क्वेश्चन तो जरूर ऑप्शन से बना सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन आप ऑप्शन से बनाते हैं, कभी कभी एकदम बहुत मुश्किल सवाल भी ऑप्शन से बनता है, तो कोशिश कीजिए कि सवाल को हम ऑप्शन से भी बनाना जानें, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, सो देखिए। कहता है अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। 100 अंडे खरीदा गया और 6 रुपये की दर से खरीदा गया, तो कितना पैसा लग गया, 600 रुपया। एक अंडा का कीमत अगर 6 रुपया है और 100 अंडा हम खरीदेंगे तो 100 गुने 6 यानी 600 रुपया हमारा खर्च होगा। कहता है उसने 25 अंडे 10% के लाभ पर, 25 अंडे को 10% लाभ, तो पहले 25 अंडे का कीमत कितना लग गया होगा, 25 गुने 6, क्योंकि एक अंडे का 6 रुपया कीमत है। और कहता है इसको 10% के लाभ पर, तो 110 बटा कितना, 100। अब कहता है 25 अंडे 25% की हानि पर, तो 25 अंडा फिर लिया है, उसको भी 6 से गुना करेंगे, क्योंकि एक अंडे का कीमत 6 रुपया है, तो 25 अंडे का फिर कीमत निकाल लिए। कहता है 25 की हानि पर, तो 25 की हानि पर तो यानी 75 बटा कितना, 100। और कहता है और बचे हुए 50 अंडे, देखिए 25, 25 और 50, 100 अंडा पूर गया, तो बाकी बचे हुए जो 50 अंडे थे उसका भी भाव 6 रुपये के अनुसार से लगेगा। कहता है 20% के लाभ पर बेचे गए, 120 बटा कितना, 100। तो कहता है बताइए इसमें कुल कितना लाभ या हानि हुआ। तो करना कुछ नहीं है, देखिए काट लीजिए, 0 से 0 काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 2 तिया 6, 5 तिया 15 गुने 11, 15 गुने 11 कितना जाएगा, 165। इसका कैलकुलेशन कर लिए। अब देखिए इधर इधर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 हो गया, तो 25 नमा 225, 225 बटा 2। आप इसको भागा मार सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं।
अब इधर देखिए, देखिए 0 से 0 ख़त्म कर दिए, या फिर अब सीधे ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ रहने दीजिए, और सीधे 50 दूनी 100 और दूतिया 6 बारहतिया 36 360 रुपया। अब सोचिए इस सब को अगर आप जोड़िएगा, ये हो गया आपका 165 और इसको भागा मारेंगे तो हो जाएगा 112.5 और ये हो जाएगा 360। देखिए 0.5 5 2 7 6 6 12 1 13 के 3 हाथ में 1 3 2 5 1 6 636.5 रुपया। और आपका खर्चा कितना हो गया था? आप देखिए खर्च आपका हो गया था, आपका खर्च हो गया 600 रुपया, तो आपको 37.5 का लाभ हो गया। 37.5 का लाभ हुआ, तो ये तो लाभ रुपया में आया, हमको प्रतिशत निकालना है। तो कितना ज़्यादा है 37.5 और किससे ज़्यादा है भाई? तो 600 से ज़्यादा है, गुने कितना 100, दूसरा दूसरा कैंसिल हो गया, 6 छक 36, 1 बच गया, तो ये हो गया 15, 6 दूनी 12 दशमलव लगा दिए सॉरी, यहाँ दशमलव 6 दूनी 12, फिर 3 बच गया, 6 पचे 30, 6.25% का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो इस सवाल को देखिए समझना होगा आपको कि क्या है सवाल। सवाल बहुत इजी है, लेकिन कैलकुलेशन दे दिया गया, थोड़ा सा स्पीड दिखाइएगा परीक्षा में। 100 अंडा 6 रुपये के भाव से 600 रुपया खर्चा हो गया। 25 अंडा को 6 रुपये से इसलिए गुना किया क्योंकि एक अंडे का कीमत 6 रुपया है, तो 25 अंडे का कीमत पहले निकाल लिया गया। 10 के लाभ पर तो 110/100 किए, कैलकुलेशन 165 आ गया। 25 अंडा 6 रुपये के भाव से 25 की हानि हुआ तो 75/100 किए, इसका कैलकुलेशन किए तो इतना आ गया। अब 50 अंडा जो था उसको 6 रुपये के भाव से 120 का लाभ 20 का लाभ हुआ तो 120/100 किए और कैलकुलेशन किए 360। सबको जब ऐड किए तो आया 637.5। तो 600 में खरीदे और 637.5 में आप बेच रहे हैं, तो लाभ हुआ ना 37.5 का। तो कितना ज़्यादा, यानी लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100, तो क्रय मूल्य आपका 600 रुपया था, गुने 100 कर दिए, लाभ निकल गया। देखिए ऐसे सवालों में कैलकुलेशन होता है, तो आप कैलकुलेशन पर ध्यान रखिएगा। ऐसे सवालों का ट्रिक यूज आप ना करके कैलकुलेशन को ध्यान रखिए। ज़्यादा सब में सॉर्ट करने लगिएगा फिर गलती ज़्यादा होगा सवाल का। देखिए अगला सवाल है कि नीचे दिए गए संख्याओं की श्रेणी में जो संख्या गायब है उसे वाट के स्थान पर दर्शाया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से गायब को चुनें। आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर ये 48 है 6 12 20 30, फिर वाट लिखा हुआ है 56 और 72। देखिए 6 का गैप है, 8 का गैप है, 10 का गैप है, तो अब ये 12 का गैप होना चाहिए। 6 2 8 2 10 2 12, तो 12 का गैप करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। फिर 12 के बाद 14 का गैप, देखिए 14 के बाद 56 है, 14 के बाद फिर 16 का गैप तो 72 है। सीरीज बनना चाहिए, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 42। इस सीरीज चलते जा रहा है, याद रखिएगा सीरीज ये जरूर चलना चाहिए, तभी आप ये सवाल सीरीज का ही रीजनिंग का है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका क्या होना चाहिए? आंसर 42 होना चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 48 है बाबू, इसका आंसर 42 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 पर आइए। यदि ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र का नाम क्या है? ए। सवाल में बोला है यदि ए बी का पुत्र है, तो बी का बेटा का नाम है ए। तो ये बेटा है, ये माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकते हैं, तो ये बेटा है इसलिए पॉजिटिव किए हैं, याद रखिएगा। तथा वह सी का पिता है। ए जो है वो बी का पुत्र है तथा वह सी का पिता है, तो सी का ही पिता भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, सी का ही पिता है। अब सी यहाँ पर लड़का लड़की कुछ भी हो सकती है। कहता है सी का बी से, जिसके साथ से लग जाए वहां से दूर जाना है, तो लगा हुआ है बी से, यानी बी से दूर जाना है, सी को बताना है कि सी कौन है। तो सोचिए पिता के माँ या पिता, ये दादा दादी लगेंगे, क्लियर हैं, या दादा दादी लगेंगे। दादा दादी का ये जो है या तो पोता लगेगा या तो पोती लगेगी, तो आंसर इसमें देखें क्या है, डी नंबर इसका आंसर जाएगा, पोता पोती। अगर ये माँ होती तो नाना नाती, नाना या नाती बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, पोता पोती इसका आंसर है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि सी के बारे में पूछा था, जिससे से लग जाएगा वहां से दूर जाना है, तो बी के साथ से लगा, इससे दूर का रिलेशन बताना, ये कौन लगता है, तो ये पोता या पोती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 49 के बाद। उस 49 के बाद क्वेश्चन नंबर के बाद है 50 नंबर। कहता है कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? देखिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा खेला था। लेकिन अगर पहला टेस्ट किसने खेला या पहला वनडे किसने खेला,
तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने सबसे पहला वनडे खेला था, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर आधिकारिक मैच के रूप में सबसे पहला बार बोला किसने खेला है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका और कनाडा ने खेला था। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहते हैं। देखिए थार का जो पश्चिमी भाग है वो पाकिस्तान में चल गया है और उस भाग को कहा जाता है चोलिस्तान, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए अब कुछ बातें आ गई रेगिस्तान से तो संबंधित सुन लीजिए। देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, दक्षिण अफ्रीका में, इस बात का आप जानते हैं। उसके बाद सहारा के बाद आइए एशिया में, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी मरुस्थल जिसको बोलते हैं, जो सबसे बड़ा चाइना में पड़ता है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और तीसरे नंबर पर भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान, जो राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ का थार का हिस्सा जो पाकिस्तान में पड़ता है उसको हम चोलिस्तान कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए, एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपया दिया गया कर्मचारी को। तो देखिए यहाँ पर 10 कर्मचारी है और प्रत्येक को दिया जाएगा 36,200 रुपया। 15 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी, 15 जो कर्मचारी है उनको मिलेगा 33,550 रुपया। प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन बताइए। तो देखिए पहले 10 कर्मचारी को इतना मिला है प्रत्येक को, अब 15 कर्मचारी को प्रत्येक को इतना मिला है, तो 10 और 15 कुल कर्मचारी कितना हो गया 25 को। लेकिन यहाँ पर देखिए सबको पैसा इतना इतना मिला है, तो जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3,6,2,0,1,0 और, क्योंकि 10 से गुना करना था। अब 15 से गुना कीजिए, तो 15 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0, 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 पचे 75 और 7, 82 के 2 हाथ में 8, 15 तिया 45 और 8, 45 और 8, 8 5 53 के 3 हाथ में 5, 15 तिया 45 और 5 50, 50 32 50, इतना पैसा मिलेगा। इन दोनों को ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा, जितना भी आएगा उसको भागा कर दीजिएगा 25 से, यही आपका औसत होगा। देखिए गुना में आप मिला लीजिएगा, अगर गलती कहीं होगा तो उसमें सुधार कर लीजिएगा, वो काम आपका है, ठीक है। कहीं भी अगर गुना में गलती हो जाए मान लिया जाए तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। सवाल को एक बार फिर से आप समझना चाहें तो समझ लें। कहता है 10 कर्मचारी को प्रत्येक को 36,200 मिला, तो सबको गुना किया तो इतना आ गया, ये ऊपर कन्फर्म गुना है। अब 15 जो कर्मचारी था सबको मिला था 33,550, ठीक है। तो इसको गुना किए हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, 15 गुने 0 किए तो 0 आ गया, 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7 बच गया, 15 पचे 75 और 7, 82 के 2 हाथ में 8 आ गया, 15 तिया 45 और 8 53, 53 के 3 हाथ में 5 आ गया, 15 तिया 45 और 5 50, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा जितना भी आएगा 25 से भागा मारिएगा, वही आपका औसत है। ये औसत का देखिए ये सब जो सवाल है ना, क्या हम आपको बोल रहे हैं कि सभी चैप्टर के शुरुआती के 20 क्वेश्चन चुन के आप बना लीजिए, एकदम आपका बहुत अच्छा मैथ रीडिंग रहेगा। रेलवे में बहुत हार्ड लेवल का नहीं आता है, आप कवर कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिका को लिखा गया, अमेरिका एक वर्ड है लिखा हुआ है यहाँ पर AMERICA, अमेरिका को लिखा है 1 7 3 4 6 5 1। उसी तरह से इंडिया INDIA, इंडिया को लिखा है 6 8 9 6 1। तो कहता है कनाडा CANADA को क्या लिखा जाएगा। देखिए जब ऐसा सवाल आता है अक्षर के साथ अंक देता है तो ज़्यादातर मिला करके ही लिखा रहता है। ये सवाल रीजनिंग का बहुत आसान सवाल है। जैसे CA है तो देखिए CA यहाँ पर भी है, तो CA को लास्ट में क्या लिखा गया 51, तो 51 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर माने हम शुरू और लास्ट को पकड़ते हैं, DA को क्या लिखा गया है, D और A यहाँ पर है तो A को 1 लिखा गया और D को 9 लिखा गया, तो अंतिम में 9 1 आना चाहिए, याद रखिएगा, है ना। देखिए D का वैल्यू 9 है और A का वैल्यू 1 है, तो अंतिम में जो यहाँ DA लिखल है उसके जगह पर 9 1 आना चाहिए। तो देखिए कौन से ऑप्शन में शुरुआत में 5 1 और अंतिम में 9 1 है, तो 5 1 और 9 1 सिर्फ B नंबर ऑप्शन में है, बाकी में नहीं है। तो आप आंसर छाट सकते हैं, डायरेक्ट मार सकते हैं। तो ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है तो एक करके आराम से मिला के लिखिए, परीक्षा में आपका बहुत अच्छा फिर नंबर आएगा, रिजल्ट भी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 54 नंबर। राज ने अपने 4 विषय में, राज नाम का एक व्यक्ति है, क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। राज नाम का एक व्यक्ति है
जो कहता है अपने 4 सब्जेक्ट में, एक में 67, एक में 69, एक में 78 और एक में 88 अंक लाए, उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक लाने चाहिए ताकि उसके कुल औसत का अंक 80 हो। देखिए औसत अंक दिया है, औसत अंक कितना दिया है 80, इस बात का ध्यान देखिए। तो योग निकालने के लिए औसत गुणे संख्या करते हैं और संख्या 5 को हो गया, कहता है 5वां में कितना नंबर लाना है, तो याद रखिए उसको सब मिला करके 80 पचे 400 नंबर, 400 नंबर व्यवस्था करना है। तो सबको जोड़िएगा, जितना भी आएगा 400 में घटा दीजिएगा, जब घटाइएगा 400 में तो देखिएगा कितना नंबर लाना है आपको, है ना। बहुत आसान सवाल है। देखिए ऐसे सवालों को सब कैलकुलेशन हम ही से करवा लीजिएगा तो फिर तो आप टाइम ज़्यादा बर्बाद कर लीजिएगा, है ना। हाँ, समझने पर ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आता है तो आप हमको पूछिए। देखिए एक राज नाम का एक व्यक्ति 4 सब्जेक्ट में 67, 69, 78 और 88 लाया, लेकिन 5वां सब्जेक्ट में कितना लाया यही आपसे पूछा गया है और ये आपको बता दिया है कि पाँचों का औसत 80 है। तो 8 पचे 40, 400 अंक उसको टोटल लाना था। अब इन सबको जोड़ के देखेंगे कितना आया है और कितना लाना है, तो 400 में जब सबको जोड़ के घटाइएगा तो पता चल जाएगा भाई कि कितना लाना है। तो आसान सवाल है, इसको आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं, 54 को छोड़ते हैं। जहाँ पर दिक्कत लगे आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और सेट प्रैक्टिस में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका ये सब कैलकुलेशन हो गया या छोटा छोटा चीज़ पढ़ा हुआ है ना। अगर हम सारे चीज़ को बता लें तो उससे बढ़िया फिर आप पूरे सिलेबस को पहले पढ़िए, उसके बाद सेट प्रैक्टिस कीजिए भाई, है ना। सब चीज़ सोचिएगा एकदम आसानी से आपको मिल जाए तो कहाँ से काम चलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाइए। कहता है 3 घंटियाँ हैं, एक 15, एक 20 और एक 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। जैसे मान लीजिए एक बार सब घंटी बजा होगा, टन बज गया। 15 मिनट के बाद, मिनट में है, 15 मिनट के बाद पहला घंटी बजा होगा, फिर 20 मिनट के बाद दूसरा घंटी बजा होगा और तीसरा घंटी 30 मिनट के बाद बजा होगा। तो जब भी घंटी और पहिया का सवाल आ जाए तो एलसीएम निकलता है। तो 15, 20 और 30 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 60। तो मिनट में सब है इसलिए मिनट कहेंगे। तो 60 मिनट को 1 घंटा कह सकते हैं, यानी सभी घंटी बजने में 1 घंटा का टाइम ले लेगा। तो कहता है अब वो एक साथ बजी तो अब अगले बार कब बजेगी या एक साथ कब बजेगी। तो सोचिए कि घंटी 11 बजे बोल दिया है कि 11 बजे बजा था पहले, अब पूछता है अब कितना बार बजेगा, तो 1 घंटा के बाद ही ना बजेगा। अब तो 11 बज चुका है और 1 घंटा के बाद बजेगा, तब कितना बजे बजेगा 12 बजे। देखिए ऐसा सवाल जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, पहले ऊपर का एलसीएम निकाल लेते हैं और देखते हैं कि सब 60 मिनट में सब घंटी मिला करके एक बार सब बज चुका होगा। तो सोचिए कि 60 1 घंटा में यानी वो एक बार बज चुका है, तो 11 बजे बजा था, तो अगला बार कै बजे बजेगा 12 बजे, है ना। चलिए आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 56 आपके अथी से हैं, जीके से। कहता है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को विज्ञान को क्या कहते हैं। देखिए अवशेषों जहां पर आ गया, अवशेषों का अध्ययन, तो इसका मतलब है जीवाश्म विज्ञान आएगा। देखिए नृविज्ञान पहला ऑप्शन है, एंथ्रोपोलॉजी, इसमें मानव के रीति रिवाज और विकास के बारे में पढ़ा जाता है। पुरातत्व विज्ञान में पुराने अवशेषों के बारे में पढ़ा जाता है, पुराने जो खंडहर हो गए या फिर पुरातात्विक वस्तुएं हो गए उनके बारे में पढ़ा जाता है। जीवाश्म विज्ञान में पुराने अवशेषों के जो जमीन में गड़े हुए हैं या पौधे हैं पुराने, उनके बारे में पढ़ा जाता है। और अगला है औषध विज्ञान, डी नंबर, तो उसमें औषधि का अध्ययन होता है। तो इसका आंसर जो सटीक जा रहा है वो जीवाश्म विज्ञान है, क्योंकि जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों यानी जो पहले से रखे हुए अवशेष हैं या पहले से गड़े हुए अवशेष हैं उनके बारे में अध्ययन। तो इसका ज़्यादा जो सटीक आंसर है वो जीवाश्म विज्ञान होगा, है ना, पुरातत्व विज्ञान नहीं होगा। तो चलिए इसके आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 57 है। एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर गए। देखिए एक जो व्यक्ति था वो बस से यात्रा कर रहा था, उसे पता चला कि 1 मिनट का टाइम में वो 35 खंभा पार कर गया। 35 खंभा जो है वो पार कर गया 1 मिनट में, उसे ऐसा आभास हुआ। कहता 1 मिनट में पार कर गया था। 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। पहला खंभा और दूसरा खंभा के बीच की दूरी जो है 50 मीटर है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, ऐसे सवालों में जब भी खंभा को कोई गाड़ी या बस पार करती है और 2 खंभों के बीच में दूरी दिया हुआ है, तो आप एक बात जान जाइए कि जितना भी दूरी तय किया गया होगा उससे एक ज़्यादा खंभा लगता है, या फिर जितना खंभा लगाया गया हो उससे एक कम दूरी तय होता है।
जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको 5 मीटर में बोलें कि खंभा 1-1 मीटर पर लगाइए, तो पहला खंभा यहाँ लगाइएगा, दूसरा खंभा यहाँ लगाइए, तीसरा खंभा यहाँ लगाइएगा, चौथा खंभा यहाँ लगाइए। देखिए 1 2 3 4, देखिए गौर कर करके जरा, अगर हम सब खंभा को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 खंभा पूर गया, लेकिन क्या मीटर 5 को दूरी पूरा? आपका यहाँ से यहाँ तक के दूरी है, यहाँ से यहाँ 1 दूरी, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से, तो दूरी तो आपको 4 गो ही तय हुआ। तो जितना खंभा रहता है उससे 1 कम दूरी तय होता है। तो अगर टोटल 35 खंभा है तो दूरी कितना तय होगा? 34। याद रखिएगा, दूरी टोटल हुआ 34 और सबका दूरी भी, एक खंभा कितना है? 50 मीटर। तो 34 गुने जो 50 होगा वो कुल दूरी होगा। इस बात का ध्यान रखिए। कहता है कि 1 मिनट में पार कर गया तो रफ्तार बताइए। देखिए अब आपको दूरी दे दिया और समय भी दे दिया 1 मिनट, तो चाल नहीं निकाल लीजिएगा। चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। अभी मीटर में है, 50 मीटर था तो मीटर, और ये मिनट में है तो मीटर को सेकंड में लाते हैं। 1 मिनट को कितना सेकंड? 60 सेकंड। मीटर प्रति सेकंड को अगर हम चाल किलोमीटर में बदलना चाहते हैं तो 18/5 से गुना करते हैं। ये आपको जाके टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ना है। 0 0 काट दिए, 6 तिया 18, 5 से 5 कैंसिल, 4 तिया 12 के 2, 3 तिया 9 1 10, 102 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिए। तो मेन इसमें यही पॉइंट था कि जितना खंभा हो, जितना भी मतलब जो आपका दिया हुआ होगा, टोटल दूरी कितना है? 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर जाता है। तो 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार किया है। 35 विद्युत खंभे, तो खंभा अगर इतना टोटल पार कर रहा है 35 को, तो इसका मतलब दूरी 34 है, इसीलिए 34 से गुना किया गया। जितना दूरी होगा उतने ना 50 मीटर गिनेंगे। देखिए ये सब बेसिक है, सबको तो आपको ध्यान रखना चाहिए। सेट बना रहे हैं आप तो आपको बढ़िया ही सब रखना है। फिर भी दिक्कत होगा तो हम चैप्टर भी मैथ का पढ़ा देंगे अगर परेशानी होगा तो। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 58 है। निम्नलिखित में से किसे मार्क्स गैस कहा जाता है? तो मार्क्स गैस मीथेन को कहा जाता है। आंसर इसके क्या होंगे? मीथेन होंगे। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है एलपीजी गैस में रहता है, इसका भी बहुत चर्चा रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है। 58 का मीथेन हो गया, इस बात का ध्यान रखना है। 59 नंबर है, काऊ को COW को 41 कहा गया है। गोट GOAT गोट को 43 कहा गया है। तो DOG को, ऐसा सवाल जब भी आता है तो जोड़ के बनाता है। देखिए कोडिंग का सवाल है ये, कोडिंग का मान याद रखना है। C तीसरे नंबर पर होता है, O 15 नंबर पर, W 23 नंबर पर। सबको जोड़िएगा 41 आ जाएगा। वैसे ही सबको जोड़िएगा तो 43 आ जाएगा। G का मान 7, O का मान 15, A का मान 1, T का मान 20। तो वैसे ही यहाँ भी जोड़ना है। D का मान 4, O का मान 15, G का मान 7। देखिए 15 7 22, 22 4 कितना? 26। तो यहाँ पर कोड कितना हो जाएगा? 26। ये आपको कोडिंग याद रखना है। रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, याद रखिएगा। तो इसके आंसर क्या होंगे? 26। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? 60 नंबर जीएस का है। ब्रिक्स में बी अक्षर को क्या प्रदर्शित करता है? ब्रिक्स सम्मेलन है, BRICS, ब्रिक्स है ना। कहता है इसमें बी का संबंध किससे है? देखिए ये 5 देशों का जो है समूह है। तो बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये ध्यान रखना है। फिर से बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का समूह है, सम्मेलन है ब्रिक्स। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कहता है जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। जब भी डायरेक्शन का सवाल आ जाए तो ऊपर के डायरेक्शन में उत्तर माना जाता है, नीचे दक्षिण, इधर पट्टी पूर्व और इधर माना जाता है पश्चिम। तो कहता है जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा की ओर, मान लेते हैं ये जूलिया का घर है। तो कहता है कि जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। जूलिया का घर से उत्तर चले। कहता है फिर कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई। अब यहाँ पर है बायां करने होगा, बायां हाथ की तरफ, तो बायां हाथ की तरफ जाएंगे। बाएं मुड़ गई, बाएं मुड़ गई, फिर दाएं मुड़ गई। हम बाएं मुड़ गए थे, याद रखिए दाएं मुड़ गई है। दाएं मुड़ने का मतलब ऊपर जाएगी, तो ऊपर मुड़ गई भाई, दाएं तरफ मुड़ गई। और बाद में पुनः फिर दाएं मुड़ गई। अब यहाँ पर है तो दाएं मुड़ गई, तो फिर दायां मुड़ गई। सवाल कहता है अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है? देखिए जा रही है जो दिशा उसका पूरब है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पूरब। इस बात का ध्यान रखना है, वह पूरब दिशा की ओर जा रही है। सवाल आसान था, थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहीं गलती नहीं करना है इस चीज़ों में। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और दिए गए सवालों का जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 62 से 64 तक बनाना है, यानी क्वेश्चन नंबर 62, 63 और 64।
देखिए जब भी 2 और 3 क्वेश्चन का सीरीज आए वहाँ पर तो आप बिल्कुल गलती नहीं करें, क्योंकि वही आपका रिजल्ट बन देगा। देखिए सवाल क्या है, 40 छात्रों की कक्षा में, मान लेते हैं ये कुल जो है ये 40 छात्र बैठे हुए हैं इस कक्षा में, ठीक है। कहता है इसमें 28 तमिल बोल सकते हैं। तमिल बोलने वाले कितने हैं? 28 जो व्यक्ति हैं वो तमिल बोल सकते हैं। अब कहता है 30 तेलुगु बोल सकते हैं, और 30 व्यक्ति जो हैं वो तेलुगु बोल सकते हैं। तेलुगु 30 व्यक्ति कहता है तेलुगु बोल सकते हैं। सभी छात्र कोई न कोई मतलब सभी छात्र 2 भाषाओं में से कम किसी एक भाषा को बोल सकते हैं। अब देखिए टोटल 40 गो है ही, और जिसमें 28 गो तमिल बोल लिया और 30 गो तेलुगु बोल लिया, तो लड़का बढ़ गया ना। 28 और 30 को जोड़िए तो 58 हो गया। यहाँ 40 गो टोटल विद्यार्थी है, तो 18 विद्यार्थी जो एक्स्ट्रा बढ़ा है, इसका मतलब ये दोनों बोलता है। जो एक्स्ट्रा विद्यार्थी हो जाता है वो दोनों भाषा को बोलता है, वो तमिल भी बोल लेता है, तेलुगु बोल देता है। इसी पर सवाल आता है चाय और कॉफ़ी को लेकर, कितना लोगों को चाय पसंद है, इतना लोगों को कॉफ़ी पसंद है। तो आपको फिर देखना होगा कि दोनों मिला के क्या फालतू हो गया, तो जो फालतू हो जाएगा वही दोनों पीते हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो 28 और 30 को जोड़े तो 58 आ गया, यानी 40 से 18 ज़्यादा है। तो 18 लोग तमिल भी बोल लेते हैं और तेलुगु भी बोल लेते हैं। यही ग्राफ है इसका। कहता है छात्रों की 62 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोल सकते हैं। केवल तेलुगु, यहाँ तेलुगु में से 30 में से 18 को तमिल भी बोल रहा है, तो 18 घटा दीजिए, तो 30 में से अगर 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल तेलुगु बोल सकते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? 12 नंबर, सी जाएगा आंसर 62 का। 63 नंबर क्या है, छात्रों की वह न्यूनतम संख्या मालूम करें जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। तो दोनों बोलने वाले कौन है? 18। इस बात का तभी चर्चा कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 64 पर आइए। कहता है सवाल में कि छात्रों की वह संख्या मालूम करो जो केवल तमिल बोल सकते हैं। तमिल 28 में से 18 घटा दिए, क्योंकि केवल शब्द लाया, तो ये तो 18 को दोनों भाषा बोल सकता था, 18 को घटा दिए तो बचा कितना? 10। सवाल बहुत ईजी होता है, लेकिन इन सब पर आप गलती नहीं कीजिए, एकदम भूल करके भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 है, साइप्रस की राजधानी क्या है? तो साइप्रस की जो राजधानी है वो निकोसिया है, इस बात का ध्यान रखना, ये सवाल है आपका। क्वेश्चन नंबर 66 है, धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। देखिए धमनी जो होता है वो शुद्ध रक्त को ले जाता है, इसको याद रखिएगा, धस से, ध से धमनी, सौ से शुद्ध रक्त। तो धमनी शुद्ध रक्त को ले आता है, तो जो शुद्ध रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन होता है, और जो शुद्ध रक्त नहीं होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है। तो आपको एक आएगा सिरा और धमनी, तो सिरा जो है वो अशुद्ध रक्त को ले जाता है, और धमनी जो है वो शुद्ध रक्त को ले जाता है। धमनी में पल्मोनरी धमनी कुछ करके है, वो जो है जो अपवाद है वो अशुद्ध रक्त को ले जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? धमनी जो है शुद्ध रक्त को ले जाएगा, इसलिए CO2 मतलब ऑक्सीजन को ले जाएगा। ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है उसी को शुद्ध रक्त कहते हैं। तो धमनी शुद्ध रक्त को ले जाएगा, यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ले जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है? पूर्ण गोलार्ध, अधिकांश चपटा, पूर्ण गोल या चपटा गोल? चपटा गोल कहिए आप इसे। देखिए पूर्ण गोल का मतलब पूरा गोल नहीं है, आप जानते हैं नारंगी के आकार का है। अधिकांश चपटा, अधिकांश चपटा का मतलब हो गया ऐसा, तो पृथ्वी ऐसा थोड़ा है ना। अब पूर्ण गोल आप तो नहीं है। अब चपटा गोल, इसका मतलब हुआ कि गोल भी है और थोड़ा सा चपटा भी यहाँ पर दबा हुआ भी है, इस तरह से जो है नारंगी का आकार का बना हुआ है ना। चलिए, तो ये सब समझ रहे हैं, सब बातों को थोड़ा सा इस ऑप्शन को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 68 रोमन अंक में लिखा हुआ है। देखिए XC का मतलब 90 होता है, तो आपसे सवाल पूछा है XCVI, तो VI का मतलब जानते हैं 6 होता है, तो 90 और 6 कितना हो जाएगा? 96। तो आंसर देखिए किसमें कौन 96 लिखा हुआ है, C नंबर में 96 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 68 था। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 कहता यदि 2/3 बच्चे 1 से 12 वर्ष के हैं, 1 से 12 वर्ष के हैं 2/3 बच्चे, और 1/2 जो बच्चे हैं वो 1 से 8 वर्ष के हैं, और कहता है आयु समूह में है। तो कहता है 9 से 12 वर्ष के बच्चों का भाग ज्ञात कीजिए। 9 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका भाग ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सवाल आसान है। 1 से 12 तक आप पहले गिन लीजिए, उसमें 1 से 8 तक हटा दीजिए, तो 1 से 12 तक में 8 तक हटा दी तो बचा कितना? 9, 10, 11, 12, 4 में बचा। यही 9 से 12 आपसे पूछा है। तो जैसे आप यहाँ पर से घटाए तब ये वाला आपको मालूम हुआ, उसी तरह से यहाँ पर ये घटा दीजिए तो यहाँ वाला मालूम हो जाएगा। तो 2/3 में से 1/2 घटा दीजिए, तो लघुत्तम कितना? 6,
3 दूनी 6 यानी 4 माइनस 2 तिया 6 3 1/6 1/6 भाग यहाँ पर रखाएगा, यानी 1/6 भाग जो व्यक्ति हैं 9 से 12 वर्ष के व्यक्ति हैं। सवाल बहुत आसान है, मिटा दें। देखिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली को कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और इसके जो प्रणेता हैं वो गांधी जी हैं, और गांधी जी ने इसी में भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो और मरो का नारा दिया था। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो सवाल इसको आपको याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। देखिए आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 वो भी है आपका, मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हुआ कौन से क्षेत्र से? देखिए ये जो सवाल है मृणालिनी साराभाई, वो उस समय के 2014 के, फिर भी मृणालिनी साराभाई का आपका नाम याद रखना है। फिल्म अभिनेत्री, वैज्ञानिक, शास्त्रीय नृत्यांगना, और ये देखिए मृणालिनी साराभाई शास्त्रीय नृत्यांगना थे। इसका आंसर मारेंगे शास्त्रीय नृत्यांगना, है ना। इसका आंसर सी बनाइए, क्योंकि सवाल जो है कभी कभी सवाल अब आ सकता है कि मृणालिनी साराभाई किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो शास्त्रीय नृत्यांगना से। क्वेश्चन नंबर 72, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली में जो है वो वास्को डी गामा ही 1498 में आया था, जिसका राजा दाहिर जो है स्वागत करता है। कालीकट पर पहुंचा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 73, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं जल्दी जल्दी बताएं। अमन और अजय एक दीवार को 9 दिनों और 12 दिनों में पूरा करते हैं। एक का नाम है आपका अजय, अमन, एक का नाम है अमन और एक का नाम है अजय। शॉर्ट में लिखे हैं, समझ जाइएगा। अमन और अजय एक दीवार को ये 9 दिन में बना सकता है और ये 12 दिन में बना सकता है। तो देखिए पाइप टंकी का सवाल आया था, इन दोनों का एलसीएम ही कुल काम होता है, तो 12 तिया 36 इसका एलसीएम होगा। कितना होगा? 36। 9 दूनी 18, 9 तिया 9 चौक 36 करेंगे तो 12 से भी कटेगा, तो 12 तिया 36 और 9 चौक 36। तो देखिए अब सवाल में पूछ दिया कि अगर वो दोनों मिल जाए तो 36 काम करना है, दोनों मिल जाएगा तो 4 3 7 के दर से काम करेगा, 36/7 दिन में काम पूरा कर देगा। तो 7 × 35 ए नंबर ऑप्शन में है, 5.1/7, 7 × 35 36/7 दिन इसके आंसर हो जाएंगे। बहुत बोल रहे हैं कि जितने भी सवाल आते हैं रेलवे एनटीपीसी में एकदम लो लेवल का सवाल होता है मैथ और रीजनिंग का, आपको इसको कवर करना चाहिए। मेरे ख्याल से 60 में 60 का कोशिश कीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? चंद्रमा का मतलब है उपग्रह। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, जिसमें से दुनिया का मतलब सौरमंडल का सबसे जो छोटा उपग्रह है वो आपका कौन है? डिमोस। इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखें और तीसरा शब्द मालूम करें। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में रखना है तो पहले आपका क्या क्या लिखा हुआ है? सिंगर, सिंगल, फिर लिखा हुआ है सिनिस्टर, अब फिर लिखा हुआ है सिंपल। देखिए कहता है इसको सजाइए और फिर अंग्रेजी वर्णमाला में। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जब आप खोजने, अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब हुआ डिक्शनरी के अनुसार से, देखिए SI सब में है, SIN सब में है। देखिए SIMP है, यहाँ N नहीं है, M है। तो पहले आप सोचिए कौन आएगा, पहले N आएगा कि M आएगा? तो पहले तो M आता है, MNO है ना, पहले N आएगा, पहले M आएगा, उसके बाद N को लेंगे। तो N वाला को पहले छोड़ दीजिए, पहले इसको लीजिए पहला स्थान। अच्छा सवाल में क्या पूछा है? पहला स्थान ही पूछा है, देख लीजिए क्या पूछा है। कहता है तीसरा शब्द मालूम करें, तीसरा कौन आएगा? देखिए पहला स्थान तो इसको प्राप्त हो गया। अब SING, अब SING नहीं है, I है, तो पहले तो G आता है तब HI, उसके बाद I आएगा। तो ये तो आपका सबसे लास्ट में हो गया, यानी चौथा स्थान पर हो गया। अब इसी दोनों में से कौन पहले आएगा यही आपको चुनना है। तो SING है। अब देखो उसके बाद E है, उसके बाद L है, तो पहले E होता है कि L होता है? तो गौर कीजिए पहले E होता है, तो ये हो गया तीसरा स्थान। इसी के बारे में पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगर। सिंगर जो है तीसरे स्थान पर। ज़्यादा कुछ नहीं, ये वर्णमाला के अनुसार से सजाना पड़ता है। देखिए अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, 2014 में लोकसभा का चुनाव मतलब कैमा लोकसभा था? तो 16 में जो 2014 में जो लोकसभा था वो आपका 16वां लोकसभा था, अभी 17वां लोकसभा चल रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो 50 से 100 के मध्य,
देखिए 51 तो 77 या 51 कट जाता है, 53 से लीजिए। 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब जो सिर्फ अपने आप से कटे और किसी और से नहीं कटे। तो 53 हो गया, 53 54 नहीं, 55 नहीं, 56 नहीं, 57 नहीं, 58 नहीं, 59, 60 नहीं, 61, 63 नहीं, 64 नहीं, 65 नहीं, 66 नहीं, 67। उसी तरह से आपको गिनना है जो अपने आप से कटे। 68, 67 के बाद 68 नहीं, 69, 63 69 नहीं, 70, 71, 73, 73 के बाद 74 नहीं, 75 नहीं, 76 नहीं, 77 नहीं, 78 नहीं, 79, 80 नहीं, 81 नहीं, 82 नहीं, 83, 83, 84 नहीं, 85 नहीं, 86 नहीं, 87, 87 कट रहा है, 88, 89, 90, 91, 92, 93 कट रहा है, 95 कट रहा है, 96 कट रहा है, 97, 98, 99 कट जाएगा, 100। देखिए अब इसको आपको काउंटिंग कर लेना है। तो इसमें पूछा गया बताइए कि कितनी अभाज्य संख्या है जो अपने आप से नहीं कटे। तो आपको काउंटिंग करना है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 1 91। तो ये इसमें 10 गो आना चाहिए, लेकिन 11 12 तो कहीं गलती होगा, देख लीजिए, मिला लीजिए। 5 3 8 9 5 7 6 13 7 3 10 8 3 11 9 7 16 9 8 17 9 1 10 63 91 63 91 है ना। 91 नहीं होगा। 10 वो संख्या है जो किसी और से नहीं करता है, सिर्फ अपने आप से करता है। तो इन सब का क्या करेंगे आंसर 1। देखिए ये सब तो आप काउंटिंग कर सकते हैं, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। तो ये सब जो है सिर्फ अपने आप से करते हैं, किसी और से नहीं करते हैं। तो 10 इसके आंसर हैं। अगला है, यदि सन 2011 में क्रिसमस रविवार को था, क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है ना, तो 25 दिसंबर को रविवार पड़ रहा है। कब? 2011 में। 2011 में जो है 25 दिसंबर को रविवार पड़ रहा है। तो कहता है अगले वर्ष 2012 में हुआ कौन सा दिन होगा? 2012 में देखिए, अगर साधारण वर्ष में बढ़ता है तो सिर्फ एक दिन की वृद्धि होती है, लेकिन अगर लीप वर्ष में बढ़ता है तो 2 दिन वर्ष बढ़ता है। देखिए दिसंबर से अगर हम सिर्फ अगर पूछ देते 10 से 11 बताइए तो रविवार से सोमवार हो जाता, लेकिन यहाँ बीच में एक लीप वर्ष आ गया तो 2 दिन बढ़ जाएगा। फरवरी के कारण 2 दिन बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है, 1 दिन साल के कारण बढ़ता है। तो देखिए 25 दिसंबर को रविवार था तो 2 दिन बढ़ाएंगे क्योंकि लीप वर्ष है 2012। तो देखिए शनिवार रविवार में 2 दिन बढ़ाइए तो रविवार के बाद सोमवार मंगलवार, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? मंगलवार। लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ना है और सिंपल वर्ष में 1 दिन बढ़ना है, याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, दातुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जाता है? दातुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 79 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 80, दौड़ने की प्रतिस्पर्धा में, मिटा देते हैं इसे, दौड़ने की प्रतिस्पर्धा में यदि आप अंतिम से एक पहले के प्रतिस्पर्धी को पीछे छोड़ दें, अंतिम से पीछे पहले जो अंतिम से जो पहला व्यक्ति आएगा, जैसे मान लीजिए ये सब प्रतिस्पर्धा है तो नंबर 1 पर ही है, नंबर 2 पर ही है, तो अंतिम का व्यक्ति ये है और इसको पीछे छोड़ देते, इसको पीछे कौन छोड़ेगा? जो नंबर 2 पर पीछे से रहेगा वही छोड़ेगा। तो कहता है बताइए कि आप किस स्थिति में है? तो अंतिम से दूसरा, आप अंतिम से क्या है? दूसरे स्थान पर। सवाल बहुत ईजी है, ये सब पर ध्यान दीजिए। कहता है बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में है? कार्ले महाराष्ट्र में पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिए। आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। 81 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 82, जैसे अतीक्ष्ण का उल्टा होता है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का मतलब तीखा, तो उसका उल्टा है अतीक्ष्ण, उल्टा है तो बुआई का उल्टा कटाई ले लीजिए। रीजनिंग का सवाल है, कटाई इसका आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 83, भारत को आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी, अभी बताए थे 1942 में हुआ था, उसमें भारत छोड़ा आंदोलन के समय में करो या मरो का नारा दिया गया था। 84 है, निम्नलिखित में से कौन से संपूरक कोण कहलाते हैं? देखिए पूरक कोण वह कोण कहलाता है जिसके 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है, और संपूरक कोण वह कहलाता है जिसके 2 कोणों का मान 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा पूरक कोणों का, संपूरक कोण
क्या कहलाएगा, तो दो कोनों का योग या कोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो आंसर इसका क्या जाएगा, ए नंबर। इसमें पूछ दिया है सवाल। क्वेश्चन नंबर 85, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, HCF इतना है, तो LCM कितना होगा। तो देखिए आप पढ़े हैं लस गुने मस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो सवाल में पूछ दिया है, सवाल में दे दिया दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल दिया हुआ है 2 3 5 8 2 8 और HCF दे दिया है 26 और LCM पूछ दिया है। LCM आपसे क्या किया है, पूछ लिया है। तो बस कुछ नहीं, 26 से इसको भागा मार दीजिए, LCM का मान निकल जाएगा, है ना। 26 से बस भागा मारना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 86, हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है। ऑप्शन है आंखों को ढकना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, आंखों की फोकस दूरी को बदलना और चोट से आंखों की सुरक्षा करना। हमारे आंखों का जो मेन काम है, आंखों में लेंस का, आंखों का नहीं, आंखों में जो लेंस का काम है वो आंख की फोकस दूरी को बदलना है, बढ़ाना या कम करना है। लेंस का काम ये है ना। 87 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, इनमें से जो अनोखा है उसे पहचाने। और मिटा देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 87 है, इनमें से जो अनोखा है उसे पहचाने। 28 44 68 80 और 92, इनमें से अनोखा। देखिए चरका से ई भी कटता है, 4 7 28, 11 चौक 44, 13 चौक 68, 20 चौक 80 और 23 चौक 92। देख रहे हैं सब चरका से कट रहा है, लेकिन देखिए ये विषम से कटा है, विषम कटा है, ये भी विषम कटा है, ये विषम है, ये विषम कटा है। तो ये देखिए विषम सम संख्या से कट जाएगा, 20 चौक 80 कटा है, ये सम संख्या है, बाकी सब विषम संख्या से कटा है। इसका मतलब आंसर है 80। विषम चुनना था या अनोखा चुनना था। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, मिटा देते हैं। कहता है वक्तव्य 1 और 2 को पढ़ें और निष्कर्ष 3 और 4 को भी पढ़ें और इन्हें वक्तव्य से विकृत किया गया है, यानी अलग किया गया है। तो देखिए आपके वक्तव्य क्या है, वक्तव्य का मतलब हुआ कथन, क्या है, कुछ पक्षी गधे हैं। ये मान लेते हैं पक्षी का ग्राफ है। कहता है कुछ पक्षी, सारे पक्षी में से कुछ जो हैं वो क्या हैं, गधे हैं। और कहता है सब गधे बेवकूफ़ हैं, जितने भी गधा हैं सब के सब क्या हैं, बेवकूफ़ हैं। ग्राफ बन गया। तो अब निष्कर्ष को देखना है। कहता है सभी पक्षी बेवकूफ़ हैं। सभी पक्षी बेवकूफ़ का मतलब होना चाहिए कि जितना भी पक्षी है सब का सब बेवकूफ़ होना चाहिए। तो देखिए तो बेवकूफ़ के अंदर है पक्षी, यहाँ पर है नहीं ना, कुछ भाग को काट रहा है, तो यानी पहला जो है वो पॉइंट क्या है, गलत है। दूसरा पॉइंट है कुछ पक्षी बेवकूफ़ हैं। देखिए तो पक्षी को काटेगा कुछ ना कुछ बेवकूफ़, तो इसलिए दूसरा क्या है, कन्फर्म रूप से क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 89, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। 1 घंटे का, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। और कहता है 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। तो देखिए 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब अगर सेकंड में बदलेंगे तो टोटल हो जाएगा 72 सेकंड। कैसे, 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड कितना सेकंड, 72 सेकंड। और ये 60 मिनट है तो इसको भी सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुने 60 कर देंगे और इसको प्रतिशत में निकालना है, गुने 100 करेंगे। 2 सुना क्या करेंगे, 36 दूनी 72, यानी 2% है ना। जिसके साथ का लगाता है उससे तुलना क्या जाता है, नीचे है। तो इस 60 मिनट कहता है सवाल में, देखिए यहाँ पर दोनों जगह का लगा दिया, लेकिन आपको समझना 1 घंटे का, तो 1 घंटे में 60 मिनट, जो उसके साथ का वो नीचे जाएगा उसके साथ तुलना हो रहा है। अगला 89 नंबर क्वेश्चन के बाद है क्वेश्चन नंबर 90। नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी, इसे हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, समुद्र के भीतर भूकंप, प्रचंड तूफान, टाइफून, जर्मनी का ज्वालामुखी विस्फोट और सूखा काल। देखिए सुनामी जो है वो जापानी शब्द है और ये सुनामी जो वर्ड है उस समुद्र में तूफान के कारण ही निकला था वर्ड। तो याद रखिए इसका आंसर होगा समुद्र के भीतर भूकंप। समुद्र के भीतर जो भूकंप आया था उसी से सुनामी शब्द का उत्पत्ति हुआ है। तो देखिए मतलब उसी शब्द को सुनामी कहते हैं, उसी चीज़ को। देखिए 91 90, तो इसका आंसर क्या, 90 का हो गया आंसर ए। 91 का है यदि अध्यापक किताब तो चिकित्सक क्या। अध्यापक हमेशा अपने पास किताब रखता है या किताब का यूज करता है। चिकित्सक जो है स्टेथोस्कोप, देखते हैं गला में जो आला टांग के रखता है उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो हमेशा डॉक्टर अपने पास रखता है और एक टीचर के पास हमेशा देखिएगा बुक रहेगा, है ना। तो इसका आंसर हो गया स्टेथोस्कोप हो गया। 92, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। 93, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव कीजिए या अलग को चुनना है। बाहरी हार्ड ड्राइव
कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। देखिए बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिस्क। हार्ड ड्राइव में भी डाटा संचित होता है, डिजिटल कैमरा में भी डाटा संचित होता है और कॉम्पैक्ट डिस्क में यानी सीडी में भी डाटा आपका संचित होता है। लेकिन कीबोर्ड में आप डाटा नहीं रख सकते हैं, कीबोर्ड तो हार्डवेयर है, उसको तो चलाने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, कीबोर्ड 93 का। 94 हैकर से क्या तात्पर्य है। हैकर क्या करता है, मोबाइल, लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक सामानों को हैक करने की कोशिश करता है। तो कहता है वह व्यक्ति जो सड़क किनारे, फुटपाथ पर या गलियों में माल बेचता है। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा है वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। अनधिकृत करने मतलब है गलत तरीके से डाटा को चुराता है या गलत तरीके से कोशिश करता है कि उसके डाटा तक पहुंचे। तो आंसर 20 के सटीक हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। 5 विद्यार्थी प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा और रियान एक कतार में खड़े हैं। 5 मित्र हैं या 5 विद्यार्थी हैं। प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है। प्रियंका और सुनील से रियान कौन है, आगे खड़ा है। रियान जो है सबसे आगे खड़ा है। प्रियंका और सुनील से रियान आगे है। प्रियंका और सुनील से कौन आगे है, रियान। आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे कहता है सवाल में, रियान और आशा के बीच में सुनील खड़ा है। रियान और आशा के बीच में सुनील खड़ा है। सुनील को बीच में रखना है क्योंकि रियान और आशा के बीच में है। रियान और आशा के बीच में सुनील खड़ा है। सुनील और मैरी के बीच में रियान खड़ा है। सुनील और मैरी के बीच में रियान खड़ा है। और आशा, सुनील और इसके बीच में थी तो आशा यहाँ आ गई। ए का मान यहाँ, एस देखो यहाँ पर चला गया, पी सबसे नीचे, आर रियान है, एम ऊपर। तो देखिए कौन सीरीज बन गया, MRSAP। इस सारी बातों को फॉलो कर गया। बोला प्रथम स्थान किसका है, कतार में सबसे प्रथम स्थान किसका है, प्रियंका का। आंसर क्या जाएगा, प्रियंका। आगे बढ़ते हैं। कहता है विश्व क्षय रोग या विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, 24 मार्च को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है। 97 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। 97 है कि A² - B² भागा को बटा में कर दिए, A + B बराबर 25। तो A - B का मान बताइए। देखिए A² - B² बराबर फार्मूला होता है A + B × A - B, और नीचे है A + B। तो A + B से A + B कैंसिल, तो A - B का यहाँ 25 दिया होता है, यानी यही वैल्यू है। -B का वैल्यू कितना आ गया, 25। सवाल वही है, बस आपको आसानी से पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 98, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना होती है। हाइड्रोजन के साथ। किसी भी परमाणु भार की तुलना निकालने के लिए हाइड्रोजन के साथ उसकी तुलना करना जरूरी होता है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कौन सा विकल्प सही है। तो याद रखिए 1024 KB बराबर होता है 1 GB, 1 MB, और 1024 MB बराबर होता है 1 GB, और 1024 GB बराबर होता है 1 TB, टेराबाइट, है ना। और 1024 टेराबाइट बराबर होता है 1 PB, है ना। PB मतलब यहाँ पर हम ले लेते हैं जो भी है पेटाबाइट या पेटाबाइट करके कुछ होता है, उतना थोड़ा सा ध्यान में नहीं है। तो 1 यहाँ पर सवाल बोला कौन सही है, तो 1 GB 1024 MB। देखिए 1024 MB बराबर 1 GB, ये आपका सही है। आंसर नंबर बी में देखिए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। वृत्त परिधि से, वृत्त के जो बाहरी भाग होता है उसको परिधि कहते हैं, वृत्त का बाउंड्री को। वैसे ही वर्ग के बाउंड्री को परिमिति बोलते हैं या परिमाप बोलते हैं। तो आंसर क्या है इसमें, परिमाप। देखिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी, परिमाप। तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, परिमाप। देखिए आज हम 1 से 100 नंबर तक क्वेश्चन को बताए हैं और आपका सेट 1 समाप्त हो गया है। तो अगले दिन हम सेट 2 को बताएंगे। लेकिन आपको करना क्या है कि हम तो आपको बता दिए, मैथ, रीजनिंग और जीएस सभी को बता दिए, लेकिन आपको कोशिश करना है कि इसके जीएस को और कमांड करें। और प्लेटफॉर्म के पीछे आइएगा तो व्याख्या दिया हुआ है, उस व्याख्या के भी जीएस को क्या करना है, आपको याद कर लेना है। साथ ही मैथ रीडिंग में देखिए कौन सा टॉपिक आपसे बार बार छूट जा रहा है, उस टॉपिक को आप क्या कीजिए कि कमांड कीजिए। जैसे मान लिया परसेंटेज बार बार छूट रहा है तो सेट मारने से वो अच्छा नहीं होगा, उसके लिए आपको पढ़ना भी है। और अगर आपके पास अभी टाइम है और आप नहीं पढ़े हुए हैं तो ज़्यादा नहीं, हर चैप्टर से
शुरुआत का 20 से 30 सवाल छाट छाट के आप बना जाइए। सिर्फ अर्थमेटिक का, एडवांस का, त्रिकोणमितीय अलजेब्रा का फार्मूला याद कर लीजिए। इतना पर आप मैथ और रीजनिंग को बढ़िया कवर कर जाएंगे। रीजनिंग को प्रैक्टिस से, सेट से ही आपका अच्छा हो जाएगा। तो रीजनिंग, मैथ और जीएस को कोशिश कीजिए कि लूसेंट या किसी और बुक को, जैसे एसपीडी हो गया, लूसेंट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जैसे बुक को कम से कम रिवीजन जरूर करें। रीड करते रहिएगा तो आपका बढ़िया रहेगा। तो कोशिश करना है कि आप 80 नंबर व्यवस्था कर लें सेट बनाते हुए। और इसी तरह से जैसे हम सेट का बता चुके हैं कि किस अनुसार से आपको सजाना है, कैसे बना करके मारना है, उसी अनुसार से सेट को कंप्लीट करते चलिए। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे सेट नंबर 2 के साथ। ठीक है, कल मिलते हैं। तब तक के लिए, आज के लिए धन्यवाद।